हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हमारी क्लास 11 की ज्योग्राफी, इंडिया, फिजिकल एनवायरनमेंट, इसका चैप्टर नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है वो हमने देख लिया। इंडिया के रिस्पेक्ट में 2 नेचुरल डिजास्टर्स जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचा सकते हैं, अर्थक्वेक एंड सुनामी, उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी। आज उसके बाद के जितने नेचुरल डिजास्टर्स थे जिसमें हमारे साइक्लोन्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, ड्रॉट्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, उन सबको हम लोगों को डिस्कस करना है। वो सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर्स इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं, कैसे हम पर इफेक्ट डालते हैं, किस तरह से हम इनको मिटिगेट कर सकते हैं, बच सकते हैं, और अगर इस तरीके की परिस्थितियों में फंसते हैं तो फिर हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट, सारी बातें हम लोगों को आज के सेशन में करनी है। ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, बट साथ ही साथ एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के डिजास्टर्स को अगर आप फेस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है। सो बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं सेकंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। एंड हियर वी बिगिन। चलें देखते हैं सर। तो पहला टॉपिक जो आज के सेशन में हमको पढ़ना है उसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं थोड़ा सा पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर इंडिया में ये किस तरीके से एक डिजास्टर के तौर पर तबाही लेकर आते हैं वो देखेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। Tropical cyclones are intense low pressure areas confined to the area lying between 30 degree north and 30 degree south latitudes in the atmosphere around which high velocity wind blows। मतलब ये कि ट्रॉपिकल साइक्लोन एक लो प्रेशर का एरिया है जो आपको 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलता है और इस तरीके के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है जहां पर विंड काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ में ब्लो कर रही हो। देख लेते हैं इसको जरा ग्लोब के ऊपर कि ये क्या बोलना चाहता है। इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम लोग चलें तो ये हमने ग्लोब बना लिया, 0 डिग्री का लैटिट्यूड इक्वेटर, 23.5 डिग्री का, थोड़ा सा चले ऊपर बनाते हैं सर, 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये जो इलाका है इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। डेफिनेशन में ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंस लो प्रेशर एरियाज हैं जो आपको 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलते हैं। मतलब ये कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से भी थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, यहां कहीं पे आपको 30 डिग्री नॉर्थ मिल जाएगा और यहां पे कहीं आपको 30 डिग्री साउथ मिल जाएगा। तो इतने क्षेत्र में बनने वाला लो प्रेशर का एरिया ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाता है। अब थोड़ा सा इसको और रिफाइन करके देख लेते हैं। फिर ग्लोब बनाया, ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर, 30 डिग्री का लैटिट्यूड बना लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ में और 30 डिग्री का लैटिट्यूड बना लेते हैं साउथ में। इनके बीच का भी ये जो क्षेत्र है, इनके बीच का ये जो क्षेत्र है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है क्या इस पूरे एरिया में भी आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने के लिए मिलते हैं, तो जवाब है नहीं। जवाब थोड़ा सा और रिफाइंड है। जवाब यह है कि इस क्षेत्र में वो इलाके जहां पर एक तो वहां पर जहां पे बहुत हाई विंड वेलोसिटीज हों या फिर ऐसे इलाके जहां पर विंड बहुत हाई वेलोसिटी के साथ में चलती हो, उस तरीके के क्षेत्र अगर 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में कहीं पर देखने के लिए मिलते हैं तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वहां पर जो है हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने के लिए मिलेंगे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में उन्होंने एक बात कही है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इंटेंस लो प्रेशर का एरिया है, कन्फाइंड टू द एरिया लाइंग बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ इन द एटमॉस्फेयर अराउंड विच हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो। मतलब ये कि
एक ऐसा क्षेत्र जो इस पर्टिकुलर एरिया में हमको देखने को मिलेगा 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में, पहली बात। और यहां पर भी ऐसे इलाकों में जहां पर बहुत हाई विंड वेलोसिटी अगर होगी, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हवा बहुत तेज वेलोसिटी के साथ में चलती होगी, वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पहली जो लाइन लिखी है वो लो प्रेशर का एरिया होता है। मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म बता देता हूं कि डिफरेंशियल हीटिंग है। अगर लेट से यहां कहीं पर सी है, अब ये सी में यहां पे लेट से कोई सी है, या फिर अगर आपका बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी या इस तरीके का कोई आपका एक बड़ी वाटर बॉडी है। अब यहां पर डिफरेंशियल हीटिंग होती है। डिफरेंशियल हीटिंग होने के चलते कहीं पे पानी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो रहा है, कहीं पर जो इतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा। अब उसके ऊपर से विंड जो है हाई वेलोसिटी के साथ में ब्लो कर रही है, वो एक ठीक ठाक मात्रा में नमी को इकट्ठी करती चली जा रही है। अब यहां पर एक मैकेनिज्म ट्रिगर होता है, कैसे ट्रिगर होता है अभी बात करेंगे आगे, मगर एक मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जिसके चलते एक पर्टिकुलर जगह पर एक लो प्रेशर का एरिया जनरेट हो जाता है। एक पर्टिकुलर लो प्रेशर का एरिया जो है वो जनरेट हो गया। अब ये जो लो प्रेशर का एरिया जनरेट हुआ है, इस लो प्रेशर के एरिया के, अब हमने पढ़ा था कि विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती है। अब इसके आसपास की जो विंड है जो अच्छी खासी वेलोसिटी पे चल रही है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में मूव कर रही होगी एक डायरेक्शन में, जब उसको ये दिखता है कि यहाँ पर एक लो प्रेशर का एरिया जनरेट हो गया, तो फिर इस लो प्रेशर के एरिया को फिल करने के लिए वो यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर जब ये विंड आना शुरू करती है तो इस तरीके से एक सर्कुलर मूवमेंट बनकर तैयार हो जाता है। अगर इसको ऊपर से देखें तो कुछ इस तरीके से, कि इस तरीके से एक आपका स्पाइरल करते हुए अंदर की तरफ यहाँ पे इस लो प्रेशर के एरिया में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब ये जो पूरा का पूरा आपका ये जो फेनोमेनन तैयार होता है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। वापस आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पे बीच में आपका लो प्रेशर का एरिया जनरेट हो रहा है। इस लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए विंड जो इसके आसपास है वो इस सेंट्रल एरिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये हाई वेलोसिटी में आने वाली विंड है। अब इसके चलते एक पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत बड़े एरिया में बनकर तैयार हो गया। ऊपर से सैटेलाइट से खींची गई फोटोग्राफ है तो उससे समझ में आ रहा है कि काफी बड़े लेवल पर जो है ये बनकर तैयार हुआ है। अब ये जो लो प्रेशर का एरिया है जिसके चारों तरफ विंड जो है हाई वेलोसिटी के साथ में सर्कुलेट कर रही है, जो आपको 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के एरिया के बीच में उन क्षेत्रों में जहां पर हाई वेलोसिटी विंड चल रही है वहां ये देखने के लिए मिलता है। तो इस वहां पर ये चीज बनकर तैयार होती है और उसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये इस तरीके से जो है बनता है, इसको हमको ध्यान रखना है। ये बीच में सर्कल में सेंटर है और चारों तरफ इस तरीके से विंड रोटेट कर रही है वगैरह वगैरह। अगर इसके हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट की बात की जाए तो 500 से लेके 1000 किलोमीटर तक के एरिया में ये कन्फाइंड हो सकता है। देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा, सैटेलाइट वगैरह से फोटो खींची गई है और अर्थ के इतने बड़े इलाके पे अगर ये आपका एक वक्त पर अगर देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि काफी बड़े एरिया को कवर करता है। हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो इसका जो एक्सटेंट हो सकता है वो 500 से लेके 1000 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा हो सकता है। और वर्टिकली देखा जाए, जमीन से अगर ऊपर की तरफ सी या फिर वो जो आपका वाटर बॉडी का लेवल है जहां से ये बनना शुरू हुआ है वहां से ऊपर की तरफ में देखा जाए तो 12 से 14 किलोमीटर तक जो है इसका हमको इसकी हमको वर्टिकल जो है हाइट देखने के लिए मिल सकती है। तो हॉरिजॉन्टली 500 से 1000 किलोमीटर और वर्टिकली 12 से 14 किलोमीटर। A tropical cyclone or hurricane is likely a heat engine that is energized by the release of latent heat on account of the condensation of moisture that the wind gathers after moving over oceans and seas। यानी कि ये कि विंड जो है जो हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है वो ओशियंस और सीज वगैरह के ऊपर से जब चलेगी तो वो अपने साथ में काफी बड़ी मात्रा में मॉइस्चर जो है उसको इकट्ठा करके भी लेकर चलती चली जाएगी। अब जब ये आपकी जो ये विंड है अल्टीमेटली कंडेंसेट करती है तो इसके कंडेंसेशन के चलते इसमें जो मॉइस्चर कंडेंसेट होता है तब आपका लेटेंट एनर्जी जो है वो गिव अप की जाती है। अब ये लेटेंट एनर्जी जो है निकलती है और इसके चलते जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनकर तैयार होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली एक हीट इंजन है। हीट इंजन में क्या होता है कि किसी भी आप वर्किंग सब्सटेंस को डालते हो तो वो आपको हीट एनर्जी जो है वो देता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, विंड वगैरह जो आपका ओशियन या सी के ऊपर से आई हैं और जो अपने साथ में काफी सारा मॉइस्चर लेकर आई हैं, जब उस मॉइस्चर को कंडेंसेट किया जाता है तो उसके चलते ये विंड जो है उनके कंडेंसेशन के चलते उस मॉइस्चर के ये विंड एक बड़ी मात्रा में जो लेटेंट हीट है उसको गिव अप कर देती हैं और इसके चलते ट्रॉपिकल साइक्लोन या हरिकेन इसको हम लोग एक हीट इंजन के तौर पर भी लेकर चल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी की पूरी चीज होती क्यों है। हवा अगर आएगी, एक लो प्रेशर का एरिया बनेगा, उसके चारों तरफ ये मूव करना शुरू करेगी और अल्टीमेटली अपने जो भी मॉइस्चर वगैरह लेकर आई थी उसको कंडेंसेट करेगी। उसके कंडेंसेशन के साथ में आपका जो हीट है, जो लेटेंट एनर्जी के फॉर्म में हीट है, उसको गिव अप कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म या पूरा का पूरा फेनोमेनन ट्रिगर क्यों होता है। तो जवाब इसका यह है कि एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है उसको लेकर कोई एक राय नहीं है। अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इस बात को लेकर कोई एक एग्जैक्ट एक राय
राय जो है हमको देखने के लिए वैज्ञानिकों के बीच में नहीं मिलती है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एक कंसेंसस बन गया है। तो एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का है वो कैसे ट्रिगर होता है उस पर वैज्ञानिकों के बीच में एक मत नहीं है, मगर हाँ कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है एक सहमति बन गई है। तो थोड़ा सा उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं जिनको लेकर सहमति बनी हुई है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आएगा तो उसके पहले कुछ परिस्थितियां बनती हैं। तो उन परिस्थितियों को लेकर एक कंसेंसस है। थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या वो सर्कमस्टांसेस हैं जिनके चलते एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनकर तैयार होता है। पहला पॉइंट है लार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर दैट कैन रिलीज इनॉर्मस लेटेंट हीट। तो पहली जो शर्त है वो ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसी जगहों पे बनता है या फिर ऐसी सर्कमस्टांसेस में बनता है जहां पे बड़ी मात्रा में एक तो आपका वार्म प्लस साथ ही साथ मॉइस्ट का मतलब क्या, एक ऐसी हवा जिसमें काफी बड़ी मात्रा में नमी हो, काफी बड़ी मात्रा में वो वाटर वेपर या वाटर पार्टिकल्स को लेकर कैरी कर रही हो। तो ऐसी आपका बड़ी मात्रा में अगर आपको इतनी एयर की सप्लाई मिलती है जो एक तो गर्म होनी चाहिए प्लस साथ ही साथ उसमें वाटर वेपर होना चाहिए, ताकि जब अल्टीमेटली कंडेंसेशन हो सके तो बहुत बड़ी मात्रा में इनॉर्मस अमाउंट में जो है लेटेंट हीट आपको मिल सके। तो पहली तो शर्त ये हो गई। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए जो प्रिवेंट कर सके लो प्रेशर एट द सेंटर। एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स नियर द इक्वेटर प्रोहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बिटवीन 0 डिग्री टू 5 डिग्री लैटिट्यूड। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? अर्थ का जो आपका रिवॉल्यूशन का मूवमेंट है, इसके चलते एक आपका इसको डिफ्लेक्टिंग कंपोनेंट भी बोलते हैं, एक फोर्स के तौर पे एक डिफ्लेक्टिंग कंपोनेंट निकल कर आता है जिसे कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है, जिसके चलते हमारी जो विंड्स हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फीयर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं। सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो अगर कहीं पर आप चाहते हैं कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन बने तो सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि आपको बहुत बड़ी मात्रा में वार्म और मॉइस्ट एयर की जरूरत है जो इनॉर्मस अमाउंट में लेटेंट हीट निकाल सके। आपको साथ ही साथ वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स चाहिए जो इस एयर को काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है सर्कुलेट कर सके, काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये इसको मूव कर सके। तो स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स जो है उसकी भी आपको जरूरत पड़ती है ताकि लो प्रेशर का एरिया जो है उसको फिल करने से रोका जा सके। स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स जो है वो आपकी लो प्रेशर का सेंटर उसको फिल करने से रोकता है और उसके चारों तरफ जो है एयर का मूवमेंट शुरू हो जाता है। यहीं से एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि इक्वेटर और उसके आसपास के क्षेत्र में कोरियोलिस फोर्स जो है या कोरियोलिस फोर्स जो है वो नाम मात्र को भी नहीं है। 0 से लेके 5 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में अगर आप देखोगे तो कोरियोलिस फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसके चलते 0 से लेके 5 डिग्री के इक्वेटर के लैटिट्यूड के आसपास में हमको ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये देखने के लिए नहीं मिलते हैं। 0 से लेके 5 डिग्री के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। उसकी वजह यह है, हालांकि वहां पर काफी बड़ी मात्रा में जो है वार्म और मॉइस्ट एयर की सप्लाई है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट भी वो रिलीज कर सकते हैं, बट उसके बाद में भी वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ना बनने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। तीसरा, अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फियर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंसेस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप्स। तीसरी बात क्या है, आपको स्टेबल कंडीशन चाहिए ट्रोपोस्फियर में जिसके चलते लोकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो, जिनके चलते आपका साइक्लोन डेवलप होता है। एंड चौथी चीज, फाइनली, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज विच डिस्टर्ब्स द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ द लेटेंट हीट। अब साथ ही साथ आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है विंड्स का मूवमेंट वगैरह उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे पता चला कि लेटेंट हीट का जो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस वगैरह बने। ये कुछ कंडीशंस वगैरह बनती हैं तो फिर इसके चलते होता क्या है, फिर एक आपका लो प्रेशर का एरिया जनरेट होता है। एक लो प्रेशर का एरिया कुछ इस तरीके से जनरेट होगा और इसके चारों तरफ एयर जो है सर्कुलर मूवमेंट इस तरीके से दिखाना शुरू करेगी और एक पूरा का पूरा साइक्लोन जो है फिर डेवलप हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है फिर हमको देखने के लिए मिलेगी। कुछ इस तरीके का जो है फिर फेनोमेनन या परिस्थितियां बनकर तैयार होती हैं। चल अब हम बात करेंगे स्पेटियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। स्पेस के और टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कहां कहां पे हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। Owing to its peninsular shape surrounded by the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west, the tropical cyclones in India also originate in these two important locations. Owing to its peninsular shape surrounded by Bay of Bengal in east and Arabian Sea in the west, the tropical cyclones in India originate in these two important locations. मतलब यह है क्योंकि इंडिया का जो शेप है वो पेनिनसुलर है
और इसके एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ जो है अरेबियन सी है, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है ट्रॉपिकल जोन में आता है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में क्योंकि ये फंसता है, तो यहां दोनों तरफ जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं। दो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट बिटवीन 10 to 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, येट इन केस ऑफ बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स मोस्टली डेवलप ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया क्योंकि आपका इस तरीके से जो है पेनिनसुलर शेप में, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी है, और 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच का जो है का जो क्षेत्र है जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, उस एरिया में भी पड़ता है। तो यहां पर दोनों तरफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं। मगर जो प्रोमिनेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमको अब तक देखने को मिले हैं वो जनरली 10 से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में डेवलप होते हैं और जनरली मानसून सीजन में डेवलप होते हैं। मानसून का महीना चल रहा हो, 10 से 15 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड का एरिया हो, और इसके पहले जो हमने 4-5 परिस्थितियां इसकी 2-1 स्लाइड पहले पढ़ी थी, वो सारी कंडीशंस डेवलप हो जाएं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं। मगर उसके बाद भी देखा यह गया है कि बे ऑफ बंगाल की अगर बात की जाए तो यहां पर साइक्लोन्स जनरली अक्टूबर नवंबर के महीने में जनरेट होना शुरू होते हैं, जब प्रोमिनेंटली जो है मॉनसून का महीना बीत चुका होता है, बारिश उस तरीके से नहीं हो रही होती है, मॉनसून की विंड्स रिवर्सल की तरफ होती हैं, मॉनसून का जो विंड डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रहा होता है, मैकेनिज्म पूरा अपना उस तरफ काम कर रहा होता है कि अब मॉनसून की हवाएं जमीन से सी की तरफ में फ्लो करना शुरू करेंगी। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस वगैरह में जो है हमको यहां पे मॉनसून डेवलप होता, यहां पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हुए दिखते हैं। हियर दे ओरिजिनेट बिटवीन 16 to 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू द वेस्ट ऑफ 92 डिग्री ईस्ट। 92 डिग्री ईस्ट के लैटिट्यूड की बात कर ले तो उसके 92 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड के ईस्ट में 16 से लेकर 2 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये लैटिट्यूड डेवलप होते हैं। बाय जुलाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दी स्टॉर्म शिफ्ट टू अराउंड 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ द वेस्ट ऑफ 90 डिग्री ईस्ट एट द नियर द सुंदरबन डेल्टा। होता क्या है कि जुलाई का महीना जब आता है तो जुलाई का महीना आते आते ये जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म होनी है उसका जहां से ओरिजिन होगा या जो एक आपका सेंटर होगा जहां पे सारी चीजें शुरू होंगी वो 90 डिग्री ईस्ट में शिफ्ट हो जाता है सुंदरबन डेल्टा में। कहां पे? 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के इलाके में, 18 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड के इलाके में इस जगह पर ये जो पूरा का पूरा जो है शिफ्ट हो गया। इट वाज मेंशन दैट द एनर्जी, अब यहां तक और इसके बाद में जो है पूरा का पूरा इस पूरे इलाके में जो है फिर आपका बे ऑफ बंगाल वगैरह में अच्छे खासे साइक्लोन्स उठते हैं और फिर यहां पे उड़ीसा और ये पूरे के पूरे क्षेत्र को ये हिट करते हैं। तो ये जो है इसका सेपियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है कि मोर और लेस इसका ज्यादातर हमको ज्यादातर जो साइक्लोन्स वगैरह हैं वो कहां देखने को मिलते हैं? ज्यादातर साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर नवंबर के महीने में उठते हुए में उठते हैं, और सबसे ज्यादा जिस इलाके को हिट करते हैं सुंदरबन डेल्टा के नीचे का जो पोर्शन है, पश्चिम बंगाल का एक ठीक ठाक इलाका और उड़ीसा का जो पोर्शन है वहां पर ये साइक्लोन्स हिट करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, थोड़ा उसके बारे में बातचीत करेंगे एंड इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। It was mentioned that the energy to the tropical cyclones come from the latent heat released by the warm moist air. Hence, with the increase in distance from the sea, the force of the cyclone decreases. In India, the force of the cyclone decreases with increase in the distance from the Bay of Bengal and the Arabian Sea. तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए कि बड़ी मात्रा में एयर की सप्लाई हो, एयर जो है वो मॉइस्ट हो और काफी बड़ी मात्रा में लेटेंट एनर्जी जो है उसको गिव अप करने के लिए तैयार हो। अब इतनी बड़ी मात्रा में ऐसी वार्म और मॉइस्ट एयर जिससे खूब सारी लेटेंट एनर्जी निकल कर आती हो, ये हमको कहां देखने के लिए मिलेगी? ये हमको किसी वाटर बॉडी पे देखने के लिए मिलेगी और एक बड़ी वाटर बॉडी पे, एग्जाम्पल के लिए बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। मतलब ये हुआ कि अगर जितना ज्यादा हम लोग इन वाटर बॉडीज में के करीब है या इन वाटर बॉडीज में जितना हम लोग गहरे तक हैं वहां पर तो हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा तगड़े और ज्यादा मजबूत देखने को मिलेंगे। मगर जैसे जैसे हम लोग कोस्ट के इलाके पर आएंगे और कोस्ट के इलाके से फिर हम लोग जैसे जैसे अंदर जाते चले जाएंगे और ये जो आपके वाटर बॉडीज इनसे दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो जो सोर्स है जो वार्म और मॉइस्ट एयर को सप्लाई कर रहा है और उस वार्म और मॉइस्ट एयर के सप्लाई के चलते कि जो आपका साइक्लोन काफी ज्यादा मजबूती के साथ में जो है तबाही मचा रहा था, वो सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं दूर होने लगेगा और जैसे जैसे वो सोर्स दूर होने लगेगा वैसे वैसे आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कमजोर होने लगेगा। तो हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसके लिए जरूरी क्या है? लेटेंट हीट का जो है रिलीज होना जरूरी है वार्म मॉइस्ट एयर से। अब यहां पर यह बात बड़ी क्लियर समझ में आती है कि जैसे जैसे आपका सी से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे साइक्लोन का जो फोर्स है वो कमजोर होता चला जाता है। मतलब ये कि लेट से अगर यहां पे उड़ीसा के इलाके में एक साइक्लोन ने हिट किया, अब जैसे जैसे वो अंदर की तरफ में मूव करेगा वैसे वैसे उसका जो फोर्स है वो कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे चक्रवात कमजोर होता चला जाएगा। वजह क्या है?
जो उसका सोर्स है वार्म और मॉइस्ट एयर का, वो उससे दूर होता चला जा रहा है। अब वो सप्लाई अगर नहीं आ रही तो जाहिर सी बात है फिर तांडव या तबाही वो कितनी देर मचा पाएगा। इसके तो यहां पे इस बात को अपने को ध्यान रखना जरूरी है। इन इंडिया द फोर्सेज ऑफ द साइक्लोन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। अब आप जितना ज्यादा अंदर की तरफ में आते चले जाओगे, बे ऑफ बंगाल से जितना दूर होते चले जाओगे या अरेबियन सी से जितना दूर होते चले जाओगे, उतना ज्यादा जो है साइक्लोन का फोर्स कमजोर होता चला जाएगा, उतना ज्यादा साइक्लोन अपनी पकड़ छोड़ता चला जाएगा। सो द कोस्टल एरियाज आर ऑफन स्ट्रक बाय सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ऑफन दिस रिजल्ट इन द abnormal rise in the sea level known as storm surge. This result in inundation of human settlement, agricultural field, damaging crops and destruction of structures created by human beings. तो कोस्टल एरियाज में ऑब्वियस सी बात है, जो आपका कोस्टल एरिया जो सी के सबसे ज्यादा करीब है, वहां पर डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होगा, वहां पर जो है तबाही सबसे ज्यादा मचेगी और बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इंडिया में जब भी हिट करते हैं, कोस्ट के इलाके को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या इससे भी ज्यादा वेलोसिटी के साथ में हिट करते हैं। अब कई बार होता क्या है कि इसके चलते बहुत हाई लेवल पर आपका सी लेवल में भी जो है वो सी लेवल जो है उसमें भी बहुत एक एबनॉर्मल राइज हमको देखने को मिलता है। इसको कई बार स्टॉर्म सर्ज भी बोला जाता है। अब इस सारी चीज से होगा ये कि कोस्टल इलाके में जितने ह्यूमन सेटलमेंट्स बसे होंगे, जितना एग्रीकल्चरल फील्ड्स होंगी, उनमें जो भी क्रॉप्स होगा सब डैमेज हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है और ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं काफी बड़े लेवल पर उसमें डिस्ट्रक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहां पे जो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म होता है। स्टॉर्म सर्ज जो है थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि सर्ज क्या होता है। A surge is generated due to the interaction of air, sea and land. The cyclone provides the driving force in the form of very high horizontal pressure gradient and very strong surface wind. The sea water flows across the coast along with strong winds and heavy downpour. तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि आपका जो सी का लेवल है वो एकदम से एबनॉर्मल राइज पे जो आता है उसको हम लोग स्टॉर्म सर्ज या सिंपली सर्ज बोलते हैं। और सर्ज कब जनरेट होता है? जब आपका एयर, सी और लैंड तीनों में इंटरेक्शन हो रहा हो। साइक्लोन की जो विंड है वो क्या करती है कि बहुत हाई लेवल पर आपको हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देती है, प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स वगैरह दे देती है। अब इसके चलते सी का जो वाटर है वो कोस्ट के अलोंग फ्लो करना शुरू कर देता है इन स्ट्रॉन्ग विंड्स के चलते और काफी बड़ी मात्रा में डाउनपोर लेकर आता है, काफी उसका जो लेवल वगैरह है वो उड़ जाता है और इस पूरी की पूरी चीज को सी सर्ज बोला गया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है फ्लड्स। अब इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। You read in newspaper and watch images of floods on televisions occurring in some regions during rainy season. Inundation of land and human settlement by the rise of water in the channel and its spillover present the condition of flooding. Unlike other natural disasters, the causes of floods are well established. तो यार देखिए ऐसा है कि आपने फ्लडिंग वगैरह की फोटोग्राफ्स तो बहुत कॉमनली मिल जाती हैं, हर कभी बाढ़ आती रहती है, न्यूज़ में रिपोर्ट भी होता है। आपने फ्लडिंग वगैरह देखी होगी, उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह देखी होंगी कि जब बाढ़ आती है, जब फ्लडिंग होती है तो किस तरीके की परिस्थितियां बनकर तैयार हो जाती हैं। ज़मीन वगैरह पे काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी भर जाता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह जो है वहाँ पर पानी जो है काफ़ी लेवल तक राइज कर जाता है, लोगों को अपने घर वगैरह छोड़कर भागना पड़ता है। अब जैसे ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर पानी जो है आपका नॉर्मल जो आपका हैबिटेशन की ज़मीन है वहाँ पर भी घुस गया और एक ठीक ठाक लेवल तक उठ गया। इसके चलते हुए सारा का सारा इलाका डूब गया और ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है, जो स्पिल ओवर हुआ है, आपका जो वाटर चैनल्स हैं, वाटर चैनल्स अपना जो मेन कोर्स है उसको छोड़ के उसके दोनों तरफ में जो आपके जो प्लेन्स वगैरह के इलाके हैं वहां पर भी बहने लगा और वहां पर भी एक लेवल तक उठ गया, जिसके चलते पूरे ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह डूब गए। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया या फेनोमेनन है इसको फ्लडिंग बोला जाता है। अब इस पूरा का पूरा जो फ्लडिंग का फेनोमेनन है या जो खास तौर पे जो रेनी सीजन्स में हमको देखने के लिए मिलता है, इस पूरे मैकेनिज्म में या फिर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी चीज़ में और इसके पहले के जितने नेचुरल डिजास्टर्स हमने पढ़े थे उनमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि फ्लड के जो कारण हैं वो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। इसके पहले जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेकर वैज्ञानिकों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं कि कोई चीज़ कैसे होती है, कोई मैकेनिज्म कैसे ट्रिगर होता है और वगैरह वगैरह सारी बातों को लेकर उनके बीच में मतभेद हैं। मगर अगर हम फ्लड्स की बात करें तो फ्लड्स के जो कारण हैं या फ्लड के जो कॉजेज वगैरह हैं वो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कॉजेज हैं, वो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड रीजंस हैं। एंड दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स की अपेक्षा अगर हम फ्लडिंग की बात करें तो शायद इस फेनोमेनन को हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। Floods are relatively slow in occurrence and often occur in well identified regions and within expected time in a year.
Floods occur commonly when water in the form of surface runoff exceeds the carrying capacity of the river channel and streams and flows into the neighboring low lying flood plain areas या low lying flood plains। तो फ्लड जो है पहली चीज तो ये कि एकदम से नहीं आते, मतलब ये नहीं होगा कि अर्थक्वेक में तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अब हमें कुछ नहीं पता कि अर्थक्वेक कब आ जाए, एकदम से आएगा और सब कुछ तबाही मचाकर चला जाएगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो और यही बात जो है इसके बाद वाले जो हम लोगों ने दूसरे डिजास्टर्स पढ़े थे काफी हद तक उन पर भी लागू होती है। मगर फ्लड्स की बात की जाए तो एकदम से नहीं आते, फ्लड का अकरेंस बहुत स्लो होता है, फ्लड्स धीरे धीरे आते हैं एंड जनरली उन रीजन्स में ही आते हैं जिनके बारे में हमको पहले से पता है। कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर अगर आपका नदी बह रही है, उसके आसपास बहुत डेंस पॉपुलेशन है, उसके फ्लड प्लेन्स वगैरह में अगर नदी में अगर लोग जो है जाकर सेटल डाउन हो गए और बहुत ज़्यादा पानी अगर गिर गया एकदम से, तो उसके चलते और वो अपने चैनल्स वगैरह को जो है तोड़कर दोनों तरफ फ्लडिंग प्लेन में जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे बहने लगा और उसने फिर अल्टीमेटली उस पूरे के पूरे इलाके को डुबा दिया। तो पॉइंट ये है कि हमको पहले से पता है कि कौन से क्षेत्र है जहां पे फ्लड आना है, वो वेल डिफाइंड रीजन है। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि किस पर्टिकुलर सीजन में जो है फ्लडिंग की समस्या होगी। जनरली मॉनसून में जब बहुत ज्यादा एक्सेस में बारिश कहीं पर हो जाती है तभी आपको फ्लडिंग देखने के लिए मिलती है। तो एक तो आपको कन्फाइंड टाइम पता है, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि हमको एक तो ये है कि हमको टाइम पीरियड पता है, पहली चीज। और दूसरी बात हमको वो इलाका पता है, या फिर वो डिफाइंड एरिया पता है जहां पे फ्लडिंग होती है। फ्लडिंग अकर्स कॉमनली when water in the form of surface runoff exceeds the carrying capacity of river channel and streams and flows into the neighboring low lying flood plains। तो फ्लड जनरली कहां पर होते हैं? फ्लड आपको उन इलाकों में देखने को मिलते हैं जहां पर कोई अगर नदी है या फिर कोई स्ट्रीम है और उसका जितना पानी कैरी करने की कैपेसिटी, अगर उससे ज़्यादा वाटर रेनी सीजन में उसको मिल जाता है, अगर उससे ज़्यादा वाटर सप्लाई हो जाता है, तो फिर होगा क्या कि दोनों आपके जो वेल डिफाइंड बैंक्स हैं जिसके बीच में वो स्ट्रीम या फिर वो नदी बह रही है, पानी उन दोनों जो बैंक्स हैं उनको तोड़कर जो आपके उसके आसपास का जो प्लेन का इलाका है वहां पे बहने लगेगा। अब अगर यहाँ पर कोई घाटी वगैरह का क्षेत्र है और घाटी वगैरह के क्षेत्र में लोग अगर रहते हैं तो वहां पर जाकर ये जो पानी है वो इकट्ठा होने लगेगा और फिर वहां पर जो है लेवल वगैरह इसके इंक्रीज होने लगेंगे। इसके चलते होगा क्या कि यहाँ पे फ्लड आ जाएगा। समझते हैं इसको। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये जो है ये आपका एक वेल डिफाइंड चैनल है, इसमें जो है पानी फ्लो करता है, इसके इस तरफ जो है नीचे की तरफ में घाटी का इलाका है और इसके इस तरफ भी जो है नीचे की तरफ में घाटी का इलाका है, दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं। अब अगर लेट से किसी पर्टिकुलर सीजन में भयंकर बारिश हो गई और जितना इस वेल डिफाइंड चैनल में पानी को कैरी करने की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पानी बहने लगा, तो ये जो चैनल है वो इस वाले बैंक को भी तोड़ देगा और चैनल इस वाले ये जो पानी है इस वाले बैंक को भी तोड़ देगा चैनल के, और इस वाले बैंक को भी तोड़ देगा और नीचे की तरफ में इस घाटी में जाके बहने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। अब अगर थोड़ी बहुत देर में रुका भी गया तो भी ठीक है, शायद फ्लड ना है, मगर अगर नहीं रुका, नॉन स्टॉप अगर पानी गिरता रहा तो फिर ये वैली भरने लगेंगी और यहाँ पर जो आपने सेटलमेंट्स बनाए थे वो ऑब्वियसली बात है डूबने लगेंगे। आ गया फ्लड। तो ये जो चीज है इसको हम लोग फ्लडिंग कहते हैं। कहाँ पे होता है? जनरली उन इलाकों में होता है जो लो लाइंग फ्लड प्लेन्स में बसे रहते हैं, और तब होता है जब किसी वाटर बॉडी में या किसी स्ट्रीम में जितना उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा वाटर आप सप्लाई कर दो। At times, this even goes beyond the capacity of lakes and other inland water bodies in which they flow. Flood can also be caused due to the storm surge in the coastal areas, high intensity rainfall for a considerably longer time period, melting of ice and snow, reduction in the infiltration rate, and the presence of eroded material in the water due to higher rate of soil erosion. तो कई बार जो है इतना पानी इनमें आ जाता है जो आपकी वाटर बॉडीज है उनकी कैपेसिटी के बाहर की बात है, तो फिर फ्लडिंग वगैरह होती है और उसके चलते फिर काफी नुकसानात हमको देखने को मिलते हैं। अब फ्लड आने की कोई एक पर्टिकुलर वजह नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में फ्लडिंग के अलग अलग कारण हो सकते हैं, मगर इतना तो तय है कि एक्सेस वाटर सप्लाई होनी चाहिए। अब रीजन उसके अलग अलग हो सकते हैं। कोस्टल एरिया की बात की जाए तो वहां पे स्टॉर्म सर्ज जो है उसके चलते फ्लडिंग हो सकती है, और कई जगह ऐसे भी होती हैं जहां पे बहुत हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल अगर लगातार काफी लंबे वक्त तक हो गई उसके चलते फ्लडिंग हो जाएगी। कई क्षेत्रों में अगर आपका कोई ग्लेशियर है वहां पे आइस की मेल्टिंग होती है, स्नो की मेल्टिंग हो रही है, और अगर वो बहुत हाई रेट पर होने लगी किसी भी आपके फैक्टर के चलते तो वहां पे फ्लड आ सकता है। इसके अलावा जो पानी अब जमीन पे गिर रहा है, जमीन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सोखती भी है और उसको अपने अंदर का जो अपना जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां तक सप्लाई करती है। अब कई बार ये
होता है कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर की सप्लाई है ये कई रीजनों के चलते आपका इफेक्ट हो जाती है और इन्फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो काफी कम हो जाता है। तो जितना पानी जमीन पे गिर रहा है उसका ठीक ठाक मात्रा जो उसको सोख लेना चाहिए था वो सोख नहीं पाती है। अब वो भी जब रन ऑफ करेगा, वो भी जब बहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर फ्लडिंग वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार आपकी इरोडेड मटेरियल्स वगैरह जो है उनके प्रेजेंस के चलते ये इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जमीन जो सॉइल आपके जो इरोजन हुआ वो कहीं ना कहीं असर दिखाता है। इन सारी चीज़ों का नतीजा या फेनोमेनन ये होता है कि फ्लडिंग आपको देखने को मिलती है। Though flood occurs frequently over wide geographical areas having disastrous ramifications in many parts of the world, floods in the south, southeastern and east Asian countries, particularly in China, India and Bangladesh, are frequent and equally disastrous. तो फ्लड दुनिया भर में आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड, दुनिया भर में आपको फ्लडिंग देखने के लिए मिलती है। एंड हर जगह पे नुकसानात लगभग एक जैसे ही होते हैं, जहाँ पे जितना हाई इंटेंसिटी का फ्लड आएगा उतनी तबाही मचाकर जाता है। मगर कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र हैं, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर बात की जाए, उसमें भी इंडिया हो गया, चाइना हो गया और बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर जो फ्लड्स आते हैं एक तो फ्रीक्वेंट है, लगातार आते हैं। असम का अपने को हर बार का पता है फ्लडिंग होनी है। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी कुछ इलाके हैं वहाँ पर उनको पता है फ्लडिंग होनी है। चाइना के भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे वो जानते हैं कि फ्लडिंग आनी है। तो एक तो यहाँ पे जो इन 3 इलाकों में या फिर इन क्षेत्रों में एक तो फ्लडिंग बड़ी फ्रीक्वेंट है, आनी है और डिजास्टर्स है। हर साल जो है उतनी तबाही होती है, हर साल जो है उतने बड़े लेवल पर नुकसान होता है। Once again, unlike other natural disasters, human being plays an important role in the genesis as well as spread of the floods. Indiscriminate deforestation, unscientific agricultural practices, disturbances along the natural drainage channels and colonization of floodplains and river beds are some of the human practices that play an important role in increasing the intensity, magnitude and gravity of the floods. तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि दूसरे जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स थे उस पर तो हमारा कोई बस नहीं था। अगर वो आ गए तो हम फिर बस हेल्पलेस हो जाएंगे, ना उनके आने में और ना उनके चलते जो नुकसान होता है उसको मिटिगेट करने में हमारा कोई योगदान था। तो अगर अर्थक्वेक से कंपेयर किया जाए या फिर इस तरीके के जो दूसरे आपके सुनामी वगैरह आ गई, अगर इस तरीके की चीज़ों से देखा जाए तो उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मगर अगर हम यहाँ पे फ्लडिंग की बात करें तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल फ्लडिंग वगैरह को स्प्रेड कराने में रहा है। बहुत बड़े लेवल पर जो बाढ़ आती है उसके पीछे इंसानों का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। वजह यह है कि आप इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, अनशन कहीं पे भी पेड़ों की कटाई कर करके आपने जंगल साफ कर दिए हैं। इससे हुआ यह है कि आपका नेचुरल ड्रेनेज का जो चैनल्स वगैरह का पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है। इंडिस्क्रिमिनेट आपकी अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह चल रही हैं। फ्लड प्लेन्स के जो इलाके हैं, यानी कि वो क्षेत्र अगर जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है, अगर नदी के दोनों बैंक्स वगैरह अगर टूटते हैं और पानी ओवरफ्लो करता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में ही बहेगा, वो उसका फ्लड प्लेन है। अब उस फ्लड प्लेन में जाके आपने मकान बना लिए, कल को अगर कभी बाढ़ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी जद में आओगे। ये बेसिकली आ बैल मुझे मार वाली बात है कि आप खुद जाके ऐसे इलाके में घर बना रहे हो जहाँ पे खतरा जो है इस तरीके की चीजें होने का बहुत ज्यादा है। फ्लड प्लेन्स और रिवर बेड्स में जाकर कई सारे तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसके चलते होता क्या है कि फ्लड्स का इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर वो उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता जितना अगर ये सारी परिस्थितियां ना होती और फ्लड आया होता तो शायद उतना नुकसान ना करता, मगर इन सारी परिस्थितियों के चलते फ्लड और ज्यादा नुकसान कर जाएगा और ज्यादा तबाही मचा कर जाएगा। ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया फेस हैवी लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू रिकरेंट फ्लड्स। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, नेशनल फ्लड कमीशन, आइडेंटिफाइड 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स एज फ्लड प्रोन इन इंडिया। द फिगर शोज द फ्लड अफेक्टेड एरियाज इन इंडिया। अब यहाँ पर कई सारे स्टेट्स वगैरह जो हैं इंडिया में, वो काफी ज्यादा हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी उनको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा फ्लडिंग वगैरह के चलते। आपका जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है उसने इनफैक्ट 40 मिलियन हेक्टेयर के आसपास में जमीन जो है उसको आइडेंटिफाई किया है जिसमें फ्लडिंग वगैरह आती है। उस पूरे के पूरे इलाके को उसने फ्लड प्रोन माना है। चलें आगे बात करते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं सर। अब इंडिया के उन इलाकों की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोन है फ्लडिंग के लिए, जहां पर फ्लडिंग आने की संभावना सबसे ज़्यादा है और फ्लडिंग अगर होती है तो नुकसानात होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। अब इस मैप में जो इलाके आपको ग्रे कलर से शेडेड दिख रहे हैं, यहाँ पे फ्लडिंग की संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि असम में हर साल फ्लड आता है, तो ब्रह्मपुत्र का जो पूरा प्लेन है उसको ग्रे कलर से पेंट किया हुआ है कि भैया यहाँ पे फ्लडिंग आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा पोर्शन, पूरा गैंगेटिक बेल्ट अगर आप ले लो, गैंगेटिक वैली का बेल्ट आप ले लीजिए, ऊपर पंजाब का एक ठीक ठाक इलाका, नीचे थोड़ा सा गुजरात का पोर्शन, थोड़ा सा महाराष्ट्र का इलाका और ये कोस्टल बंगाल एंड उड़ीसा एंड थोड़ा बहुत डेल्टा के इलाके
पेनिनसुलर रिवर्स वगैरह की, और इधर उधर दो एक पॉकेट्स और हैं। अब इन इलाकों में फ्लड आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा जो है फ्लड हजार्ड जोन में आते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान के इसके अलावा किसी और इलाके में फ्लड नहीं आ सकता। अगर कहीं पे कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटी बन गई, कुछ ऐसी नेचुरल कंडीशंस बन गई जिसके कारण फ्लडिंग हो जाए, तो इंडिया के दूसरे इलाकों में फ्लडिंग आ सकती है। बट पॉइंट यह है कि वहाँ पर रेगुलर जो है अकरेंस नहीं हो सकता है, या फिर वहाँ पर उस तरीके से जो है वो इलाके उस तरह से प्रोन नहीं है जिस तरीके से ये इलाके। एग्जाम्पल के लिए कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जो है एक बाढ़ आई थी और अच्छा खासा जो है शहर डूब गया था। तो वहाँ अब अगर आप इस मैप में देखोगे तो फिर वो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो फ्लड प्रोन नहीं है, मगर क्योंकि एबनॉर्मल बारिश हो गई थी तो उसके चलते, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी कुछ इशू थे शहर में, तो उसके चलते फ्लडिंग हो गई। तो ऐसे भी मतलब ये नहीं है कहने का कि किसी दूसरे इलाके में फ्लडिंग नहीं हो सकती जितना इस इलाके में इस मैप में इलाका बताया। चेन्नई में फ्लड्स आए थे, बहुत जबरदस्त फ्लड आए थे, और उन्होंने पूरा जो शहर है उसको काफी लंबे वक्त तक परेशानी में डाल दिया था। यहाँ पे चेन्नई जो है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर मैप में। तो कहने का अर्ज ये है, लॉजिक ये बनता है, फ्लडिंग इन इलाकों में सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं, और अगर हुई तो नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, मगर इसके अलावा भी दूसरे इलाकों में फ्लड आ सकते हैं। बट हाँ, सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं, सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी है वो इन पोर्शंस वगैरह को दी गई है। चले आगे बढ़ते हैं। असम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार आर अमंग द हाई फ्लड प्रोन स्टेट्स ऑफ द इंडिया। अब इसमें दिख भी रहा है मैप में कि पूरा आपका जो असम का इलाका हो गया, पश्चिम बंगाल का ठीक ठाक इलाका हो गया, उड़ीसा का एक ठीक ठाक कोस्ट का इलाका, और बिहार तो पूरा का पूरा ही जो है इसमें आ जा रहा है। तो असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सबसे ज्यादा जो है फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं। यहाँ पे फ्लडिंग आने की संभावना सबसे ज्यादा है, और उसके चलते नुकसानात जो हैं वो भी सबसे ज्यादा होने की संभावना यहीं पर हमको देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दीज, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द नॉर्थर्न स्टेट्स like Punjab and Uttar Pradesh are also vulnerable to occasional floods. It has been noticed that states like Rajasthan, Gujarat, Haryana and Punjab are also getting inundated in the recent decades due to flash floods. तो अगर हम लोग बिहार, असम और पश्चिम बंगाल को हटा देते हैं तो इसके अलावा और भी कई सारे आपके नॉर्थ के स्टेट्स वल्नरेबल हैं। मैप में हमने देखा था, पंजाब हो गया, यूपी का ठीक ठाक इलाका जो है अच्छा खासा वल्नरेबल है ओकेशनल फ्लड्स वगैरह को लेके। इसके अलावा अब ये चीज देखने को आ रही है कि राजस्थान का कुछ पोर्शन, गुजरात और हरियाणा का कुछ इलाका एंड पंजाब के भी कुछ ऐसे इलाके जो पहले अछूते थे इन सब चीजों से, अब वहां पर भी जो है फ्लैश फ्लडिंग वगैरह के चलते वो इलाके भी जो है कहीं ना कहीं अब इस तरीके के फ्लड प्रोन क्षेत्र में या फ्लड प्रोन रीजन में आने लगे। दिस इज पार्टली बिकॉज of the pattern of the monsoon and partly because of the blocking of most of the streams and river channels by human activities। अब सवाल उठेगा कि कुछ सालों से ये देखने को मिलने लगा है कि यहां पर भी जो इलाके हैं फ्लड प्रोन एरिया में आने लगे हैं, उसकी क्या वजूहत है? रीजंस ये हैं, एक तो मॉनसून के पैटर्न्स में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के भी चलते और भी दूसरी एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसके चलते, और इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो आप अंडशण पेड़ काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो फ्लड प्लेन्स हैं रिवर्स के, उनमें काफी ज्यादा अतिक्रमण वगैरह हो रहा है, वहां पर जाकर आप ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं, वो इस सारी चीजों के चलते ये जो स्ट्रीम्स हैं कहीं ना कहीं इनके रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ये कुछ कारण हैं या फिर ये कुछ रीजंस वगैरह हैं जिसके चलते ये जो नए इलाके हैं जो फ्लड प्रोन है वो क्रिएट हो रहे हैं। चेन्नई की बात कर ली जाए, चेन्नई में जो है नवंबर से लेकर जनवरी के वक्त में जो है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पीरियड में बारिश वगैरह होती है, कई बार वहां पे भी इसके चलते फ्लडिंग वगैरह हो जाती है। लास्ट टाइम चेन्नई की फ्लड्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, काफी बड़े लेवल पर जो है जान माल का नुकसान हुआ था। तो फ्रीक्वेंट अब सवाल ये उठता है कि ये सारी की सारी चीजें हैं, अब इसके तो फिर इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे और इसको फिर अब कंट्रोल कैसे किया जाए? अगर फ्लड आ रहा है तो इसके क्या क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, कितने एक्सट्रीम लेवल पर जो है नुकसान हो सकते हैं और फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, अब थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करेंगे। फ्रीक्वेंट इनंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट पर्टिकुलरली इन असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, फ्लडिंग रिवर्स कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात, साइक्लोन इन पंजाब, राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड हरियाणा, फ्लैश फ्लड्स हैव सीरियस consequences on the national economy and the society। तो पॉइंट यह है कि अब अलग अलग जगहों पर फ्लड्स की अलग अलग वजूहत हैं। अगर असम की बात कर ली जाए तो यहां पर बहुत बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को काटा गया, ह्यूमन सेटलमेंट बसाए गए ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स वगैरह में, उसके चलते काफी बड़े लेवल पर जो है फ्लडिंग वगैरह होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और ईस्टर्न यूपी की बात की जाए तो यहां पर नदियां ही काफी मतलब इतनी बड़ी और माइटी हैं कि अगर एबनॉर्मल बारिश हो गई तो फ्लडिंग होना ही है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। उड़ीसा
आंध्र, तमिलनाडु और गुजरात के कोस्टल इलाकों की बात की जाए, यहां पर अगर बहुत तगड़ा साइक्लोन आके हिट कर गया तो वो नुकसान और तबाही तो मचाएगा ही मचाएगा, मगर साथ ही साथ उसके चलते जो एबनॉर्मल रेन्स हैं वो उसके चलते भी जो है फ्लडिंग हो सकती है। नदन गुजरात की बात की जाए, आपका ये पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, गुजरात के नॉर्थ के इलाके की बात की जाए और हरियाणा की बात की जाए, तो यहां पर क्योंकि आपके रिवर स्ट्रीम्स वगैरह को ब्लॉक किया जा रहा है या ब्लॉक हो रही है और उसके चलते फ्लैश फ्लडिंग वगैरह हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीजंस के चलते फ्लडिंग आपको देखने को मिल रही है और इसके चलते हो ये रहा है कि नेशनल इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए फ्लड जब आते हैं तो फिर बहुत सी चीजें बर्बाद होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके वैल्यूएबल क्रॉप्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, अगर आपके खेत में पानी भर गया तो आपका जो फसल है वो खराब हो जाएगी। और चलो अब ये भी है कि आप ये बोल के अपने मन को तसल्ली दे लो कि जो फ्लड उतरेगा तो अगले साल जो है फसल आप फिर ले लोगे, अगले सीजन में उगा लोगे, मगर साथ ही साथ जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, जो रोड्स, रेल्स, ब्रिजेस, ह्यूमन सेटलमेंट सब बर्बाद होंगे और काफी बड़ी मात्रा में लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। जो मिलियंस ऑफ लोग जो है वो जो आपका एकदम से होमलेस हो जाएंगे, उनका जो काफी बड़ी मात्रा में जान माल जो है उसका नुकसान होगा, उनकी कैटल्स वगैरह जो सब चली जाएंगी, तो अल्टीमेटली फिर जिंदगी को शुरू करना और फिर से एक नए सिरे से बसाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड इसके अलावा कई सारे ऐसे डिसीजेस वगैरह भी जो है, अगर आपका एक बार फ्लड आ गया कहीं पर, उसके बाद जब फ्लड का पानी उतरता भी है तो ऐसा नहीं है कि बस अब सब चीजें हंकी डोरी हो जाएंगी और सब बढ़िया हो जाएगा। ऐसे इलाकों में यह देखा गया है कि कई सारे आपके डिसीजेस हो गए, जैसे आपका कॉलेरा हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इस तरीके के जो वाटर ब्रोन डिसीजेस वगैरह है वो काफी बड़ी मात्रा में फिर फ्लड अफेक्टेड एरियाज में फैलने लगते हैं। इनके चलते फिर और ज्यादा नुकसान होता है और ज्यादा लोग जो है उनको या तो बीमार होते हैं या फिर मर जाते हैं कई सारे लोग, और काफी बड़े लेवल पर आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीजों की ये जो सारी चीजें हैं, नुकसान वगैरह जो है ये सब आपके जनरेट होते हैं। तो फ्लड बेसिकली एक ऐसी चीज है जो आएगी तब भी तबाही करती है और जब जाएगी तो उसके बाद भी इसके कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। बट फिर एक बात ये भी है कि हर जगह जहां पे फ्लडिंग आती है वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार आपका नेचुरल रीजंस के चलते भी जो है फ्लडिंग आती है। अब अगर प्राकृतिक तौर पर भी कोई चीज अगर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस के अलावा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। तो ये बात फ्लड पे भी लागू होती है कि अगर फ्लड आएगा तो कुछ आपके पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी हैं। हर बार जब फ्लड आता है तो वो अपने साथ में काफी फर्टाइल मात्रा में फर्टाइल सिल्ट लेकर आता है, जो गीली मिट्टी होती है उसको सिल्ट बोलते हैं, वो लेकर आता है और उसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स वगैरह में डिपॉजिट करता हुआ जाता है। अब इससे होगा ये कि अल्टीमेटली जब बाद में अगला क्रॉप उगाओगे तो वो क्रॉप अच्छी क्वालिटी का आएगा, क्योंकि मिट्टी एक तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह से रिचार्ज हो जाएगी। काफी ज्यादा प्रोडक्टिव मिट्टी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इसके चलते अगली क्रॉप जो है, अगला फसल जो है वो ज्यादा बेटर आएगी। आने वाली कई फसलें इनफैक्ट आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। मजौली असम में पड़ता है, एक आपका आइलैंड है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। मतलब ये कि एक नदी के बीच में बना हुआ आइलैंड। तो इस तरीके के जितने भी आइलैंड्स वगैरह होते हैं हम लोग रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वो आपका मजौली है। ये यहाँ पर जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको, जो ये बात हम लोगों ने करी है कि जो आपका सिल्ट आती है इसके चलते आपका क्रॉप अच्छा होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ देखने को मिलता है। हर साल एनुअल फ्लड आते हैं ब्रह्मपुत्र में, मजौली का एक हिस्सा डूबता है। जब पानी वहां से उतरता है उसके बाद में जो गीली मिट्टी है, सिल्ट वहां पे रह जाती है। उसमें जब आप चावल की खेती करते हो, वो चावल की खेती जो है बहुत फिर आप कह सकते हैं ज्यादा बेटर तरीके से निकल कर आती है। हर बार की जो फ्लडिंग है तो मजौली में होने वाला जो आपका चावल की खेती है, जो पैडी के क्रॉप्स वगैरह आप लगाते हो, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। बट दीज आर इनसिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इन कंपैरिजन टू द ग्रेव लॉसेस। बट ऑब्वियस सी बात है, जितने बड़े लेवल पर नुकसान और तबाही हो रही है उससे कंपेयर किया जाए तो ये बहुत छोटा सा गेन है। इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब खुश होने वाली बात नहीं है, बहुत इनसिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं बेनिफिट्स ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट भी आपको ऑब्वियस सी बात है अवेयर है कि फ्लड्स वगैरह के कारण जो मेनेंस क्रिएट होगा, जो लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेकर फिर अब सवाल उठता है कि सरकार किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, या सरकार जो है फ्लड्स को लेकर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, थोड़ा सा उस पर अपने को बात करनी है। सबसे पहले तो फ्लड प्रोटेक्शन से एक एम्बैंकमेंट्स वगैरह जो है फ्लड प्रोन रीजन्स में बनाए गए हैं कि भैया इतने क्षेत्र तक जो है अगर बाढ़ आएगी तो यहां तक जो है पानी खतरनाक लेवल तक उठेगा, तो इससे अपने को दूर रहना है। इसके आगे जो है ह्यूमंस को नहीं जाना है, या ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन सेटलमेंट अपने को नहीं चाहिए। डैम्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है, एफोरेस्टेशन जो है वो करवाया गया है। जिन इलाकों में बड़ी मात्रा में पेड़ कटे थे वहां पर फिर से जो है वृक्षारोपण वगैरह करके मिट्टी वगैरह को पकड़ने
करने की या मिट्टी वगैरह को साधने की कोशिश की जा रही है। मेजर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज जो हैं उन इलाकों में रोका जा रहा है, उन्हें उनको वहां पे डिस्करेज किया जा रहा है जहां पे फ्लडिंग वगैरह की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इन सारी चीजों को जो है अर्जेंट बेसिस पे किया जा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन इंक्रोचमेंट जो रिवर चैनल्स में बन गए हैं, उनके फ्लड प्लेन्स में जो आपने अपने जो कई जगहों पे जो इंक्रोचमेंट हो गया है उस सबको जो है हटाया जा रहा है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लिया जा रहा है। खास तौर पे वेस्टर्न और नॉर्थर्न पार्ट जो है इंडिया के, जहां पे फ्लैश फ्लड आना शुरू हो गए, वहां पे फ्लैश फ्लड आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि फ्लड प्लेन्स में जा जाके लोगों ने मकान बना लिए हैं। उन इंक्रोचमेंट्स वगैरह को भी जो है हटाया जा रहा है। प्लस वो इलाके जहां पे साइक्लोन्स के चलते अगर तगड़ी बारिश हो गई और फ्लड आ गया तो ऐसी जगहों पे साइक्लोन सेंटर्स वगैरह जो है वो बनाए गए, जो कोस्टल एरियाज में स्टॉर्म सर्ज वगैरह के कारण आने वाले फ्लड्स और उसके साथ जो नुकसान जुड़े हुए हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है की जा रही हैं और इसकी मदद से फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूखा या फिर अकाल। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे, चले देखते हैं। The term drought is applied to an extended period when there is a shortage of water availability due to inadequate precipitation, excessive rate of evaporation and overutilization of water from the reservoirs and other storages, including the groundwater. तो ये जो शब्द ड्रॉट है, जिसके लिए हम लोग हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है सूखा पड़ गया या फिर अकाल आ गया या फिर अकाल पड़ गया। इसकी डेफिनेशन या स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बनती है कि भाई एक लंबे वक्त तक अगर आपको पानी की कमी कहीं पर देखने के लिए मिले, और जिसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि वृष्टि या फिर बारिश ही पर्याप्त मात्रा में ना हुई हो, जिसके चलते आपके जितने भी जल के स्रोत हैं या जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ से आपको पानी मिलता था वहाँ पे पानी खत्म हो गया हो या फिर पानी जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए पड़ता है उससे कम हो गया हो। तो ये पहली चीज़ तो ये इसके पीछे की वजह क्या कि भाई बारिश ही ठीक नहीं हुई है, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन है। दूसरा एक्सेसिव रेट ऑफ इवापोरेशन। अब अगर वहाँ पर किसी वजह से किसी कारण के चलते अगर वहाँ से पानी का जो इवापोरेशन है, वाष्पीकरण है, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और उसके चलते अगर पानी की कमी पड़ गई है तो ये एक दूसरा फैक्टर हो सकता है। तीसरा यह है कि आपने पानी का अति से ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया है या फिर अति से ज़्यादा जो है दोहन किया है। अगर जितना क्षमता थी उससे ज़्यादा दोहन अगर आपने पानी का कर लिया है, ओवर यूटिलाइजेशन अगर आपने किया है वाटर का, चाहे वो आपके रिजर्वायर्स में जो पानी रहता है, पॉन्ड हो गया या फिर आपके तालाब वगैरह हो गए इनमें, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका भी अगर आपने बेजा इस्तेमाल किया है, अगर आपने उसका भी जो है बेजा दोहन किया है, अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और इन सब चीज़ों के चलते अगर पानी की कमी पड़ गई है तो ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉट की कैटेगरी में आती हैं। तो ड्रॉट का मतलब क्या हो गया है? ड्रॉट का मतलब एक लंबे वक्त तक, एक टाइम पीरियड में, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, एक लंबे वक्त तक एक जगह पे अगर आपको पानी की कमी देखने के लिए मिलती है, इसके पीछे की वजह काफ़ी सारी हो सकती हैं। एक तो ये कि बारिश ही ना हुई हो, दूसरा बारिश हुई हो मगर इवापोरेशन ज़्यादा हो गया हो, तीसरा बारिश हुई हो या ना हुई हो मगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का किया हो ग्राउंड वाटर और बाकी सारी जगहों से। तो इन सब चीज़ों के चलते ड्रॉट आ सकता है। इन सारी चीज़ों के चलते जो है पानी की कमी हो सकती है। ड्रॉट इज़ अ कॉम्प्लेक्स phenomenon as it involves elements of meteorology like precipitation, evaporation, evapotranspiration, groundwater, soil moisture, storage and surface runoff, agricultural practices, particularly the types of crops grown, socio-economic practices and ecological conditions. अब अगर हम लोग सूखे की बात करें, अकाल की बात करें, तो कई सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के चलते जो है फिर ड्रॉट निकल कर आता है। अगर हम कहीं पे बोलते हैं कि भाई सूखा पड़ गया, या फिर अगर हम लोग कहीं पे बोलते हैं कि ड्रॉट आ गया है, अगर हम कहीं पे कहते हैं कि ड्रॉट आ गया है या फिर सूखा पड़ गया है, तो उसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि मेट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो प्रेसिपिटेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, इवापो ट्रांसपिरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, ग्राउंड वाटर, सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज और सरफेस रन ऑफ, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके अलावा किसी जगह पर क्या आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके की खेती बाड़ी की जाती है, और अगर रिसेंटली वहाँ पर खेती बाड़ी में जो अनाज उगाया जा रहा है उसमें अगर किसी तरीके की कोई कमी है, तो वो जो कमी हुई है अनाज वगैरह जो उगाया जा रहा है उसमें अगर किसी तरीके का कोई चेंज किया गया है, तो वो चेंज जो है उस पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट को और इकोलॉजी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जितना पानी वहाँ पे अवेलेबल है और जितना वाटर उस क्रॉप को उगाने में लगेगा, उनके बीच में एक आपको इक्विलिब्रियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये सारी की सारी चीज़ें और वहाँ की फिर जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, इकोलॉजिकल कंडीशन हैं, इन सबके नतीजे में हमको पता चलता है कि किसी जगह पर ड्रॉट निकल कर आता है या नहीं निकल कर आता है, या फिर अगर किसी जगह पर ड्रॉट पड़ेगा तो फिर कितना ज़्यादा सीवियर ड्रॉट पड़ने वाला है या कितना ज़्यादा नुकसान ये हमारा करने वाला है। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स के बारे में, जो अलग अलग तरीके के ड्रॉट्स होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहला है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट।
It is a situation when there is a prolonged period of inadequate rainfall marked with maldistribution of the same over time and space. तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या है? एक ऐसा वक्त या फिर एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इनएडिक्वेट रेनफॉल हमको देखने के लिए मिलता है। किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर पर्याप्त मात्रा में बारिश ना हुई हो, पर्याप्त मात्रा में अगर वर्षा ना हुई हो एंड उसके चलते पानी की कमी हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जितने इलाके की बात की जा रही है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखने के लिए ना मिले वाटर का, तो इसके चलते ड्रॉट बनता है। सपोज कर लीजिए कि ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। अब यहां पर इस पूरे क्षेत्र में एक तो बारिश हुई नहीं ढंग से, दूसरी बात ये कि जो बारिश हुई उसके चलते लेट से यहां पे कहीं पानी इकट्ठा हो गया, यहां पे कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया और थोड़ा बहुत यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, बाकी जितना क्षेत्र है वो सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ है। तो पॉइंट ये है कि अगर बारिश हुई थी, अगर अच्छे से हुई थी, तो फिर पूरे क्षेत्र में जो है बराबर मात्रा में पानी इकट्ठा होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। हमको बस कुछ जगहों पर जो है वाटर वगैरह कंसनट्रेटेड होता हुआ दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये जो कंडीशन बनकर तैयार हुई है इसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला जाता है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? देख लीजिए, प्रोलॉन्ग पीरियड है इनएडिक्वेट रेनफॉल का, एक लंबे वक्त तक पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई, और अगर कहीं पे वर्षा भी है तो एक आध जगह पे दो चार जगहों पे ठीक ठाक बारिश होके वहां पे पानी इकट्ठा हो गया। बाकी जो पूरा का पूरा एरिया है वहां पे सफिशिएंट मात्रा में वाटर इकट्ठा नहीं हुआ है, वहां पे सफिशिएंट मात्रा में हमको पानी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दूसरा होता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब है इट इज ऑल्सो नोन एज सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट, कैरेक्टराइज्ड बाय लो सॉइल मॉइस्चर दैट इज नेसेसरी टू सपोर्ट द क्रॉप्स, thereby resulting in crop failures. Moreover, if an area has more than 30% of its gross cropped area under irrigation, the area is excluded from the drought prone category. Agricultural drought का क्या मतलब है? इसको कई बार soil moisture drought के नाम से भी जाना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पर हमको जो सॉइल का मॉइस्चर है वो उससे कम मात्रा में मिलेगा जितना जरूरी होता है किसी पर्टिकुलर सॉइल पे कोई क्रॉप सपोर्ट करने के लिए। आपने जमीन में पानी दिया, वो पानी ज़मीन ने एब्जॉर्ब कर लिया, जाहिर सी बात है सारा का सारा पानी ज़मीन सूखने के बाद में नीचे उस अंडरग्राउंड वाटर का जो हमारा सोर्स है उसमें नहीं पहुंचा देगी। कुछ ना कुछ मात्रा में जो पानी है सॉइल में मेंटेन भी रहता है, कुछ ना कुछ मात्रा में पानी जो है वो सॉइल अपने में मेंटेन करके रखती है। अब ये जो सॉइल मॉइस्चर है कहीं ना कहीं यही इस्तेमाल होता है, वो जो क्रॉप आप उस मिट्टी में लगाओगे उसको वाटर देने में। तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट की कंडीशन ये है, या फिर एग्रीकल्चरल ड्रॉट में ये होता है कि अगर कहीं पर कोई आपने क्रॉप लगाया है तो उस क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए सॉइल में जितना मॉइस्चर होना चाहिए, अगर उससे कम मॉइस्चर मौजूद है जिसके चलते फिर आपकी फसल खराब हो जाए तो उसको ड्रॉट बोला जाता है। मतलब ये कि हो सकता है पानी पीने के पानी की कमी ना हो, बाकी सारी ज़रूरत का जो पानी है आपके पास में वो किसी भी जगह मौजूद हो, ये हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मगर अगर मिट्टी में उतना मॉइस्चर मौजूद नहीं है जितना मॉइस्चर की ज़रूरत आपको है क्रॉप को मेंटेन करवाने के लिए, और उसके चलते अगर फसल बर्बाद हो जाए, फसल खराब हो जाए, ऐसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अब इसके अलावा ये भी बात है कि अगर टोटल एरिया जितने में आपने क्रॉप लगाया है या जितना एरिया जितने में आपने इरिगेशन वगैरह किया है, ठीक है, इफ एन एरिया हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन, द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन कैटेगरी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि अगर आपने पूरे मतलब एरिया में, अगर आपके पास जितना इलाका है या फिर जिस एरिया में अगर हम ड्रॉट की बात कर रहे हैं उसके 30% से ज़्यादा एरिया में अगर इरिगेशन हो रहा है या फिर उसके 30% से ज़्यादा एरिया में अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे यहाँ पे कितनी क्या समस्या है पानी की या फिर ड्रॉट की क्या परिस्थितियाँ हैं, और ऐसे इलाके में अगर 30% या 30% से ज़्यादा एरिया में सिंचाई हो रही है, इरिगेशन हो रहा है, फसल वगैरह लगाई जा रही है, तब इस तरीके के एरिया को ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तब इस तरीके के एरिया को फिर हम लोग ड्रॉट प्रोन कैटेगरी में नहीं रखते। याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपके पास पीने का, इस्तेमाल करने का खर्चे का पानी है मगर ज़मीन में उतना मॉइस्चर नहीं है जितना किसी क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए लगता है, तब एग्रीकल्चरल ड्रॉट आता है। और अगर किसी एरिया में आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं ड्रॉट है या नहीं है, और अगर उस पर्टिकुलर एरिया में से उस टोटल एरिया उस एरिया का लगभग 30% या 30% से ज़्यादा पे अगर सिंचाई होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, तब फिर उसको ड्रॉट प्रोन एरिया की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इसके बाद आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। It results when the availability of water is in different storages and reservoirs like aquifers, lake, reservoir, etc. fall below what the precipitation can replenish. Hydrological drought का मतलब क्या है कि किसी अलग अलग जगहों पर जो आपके नेचुरल स्टोरेजेस और रिजर्वायर्स होते हैं, जैसे कि लेक्स हो गई, एक्विफर्स हो गए और दूसरे रिजर्वायर्स वगैरह हो गए, यहाँ पर पानी जितनी मात्रा में मौजूद है, अब अगर मौजूद है तो फिर जाहिर सी बात है इवापोरेशन भी होगा, इस्तेमाल भी होगा और भी
ट्रांसपीरेशन वगैरह भी होता है पानी का, तो इस तरीके से जो वाटर है वो कहीं ना कहीं धीरे 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 कम होता चला जाएगा। अब यहां पर जितनी मात्रा में वाटर जा रहा है, अगर उससे ज्यादा मात्रा में प्रेसिपिटेशन होता है, अगर उतना या तो उतना या फिर उससे ज्यादा मात्रा में वर्षा हो जाती है और वो चीज फिर से अगर बराबर हो जाए तब तो ठीक है। मगर अगर किसी इलाके से वाटर का लॉस जितना ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में अगर वहां पे उतनी ज्यादा मात्रा में वृष्टि नहीं हो रही, उतनी ज्यादा मात्रा में अगर वहां पे बारिश नहीं हो रही है, प्रेसिपिटेशन अगर उतने लॉस को बराबर नहीं कर रहा, तो फिर इस चीज को तो हम लोग ये बोलेंगे कि पूरा का पूरा इलाका वाटर डेफिसिट में आता है और यहां पर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट देखने के लिए मिल रहा है। क्या क्या कहानी है कि जितना आप खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर पानी या फिर उसके बराबर पानी वर्षा में या बारिश में मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अगर उतना पानी रिप्लेस नहीं हुआ, अगर आपको वर्षा से उतना या उससे ज्यादा पानी नहीं मिला, तो फिर क्या कहानी हो जाएगी, तब बोला जाएगा ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है। इसके बाद में इकोलॉजिकल ड्रॉट आता है, व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स ड्यू टू shortages of water and as a consequences of ecological distress damages are included in the ecosystem। इकोलॉजिकल ड्रॉट किसे कहते हैं, जब एक नेचुरल इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें हमको कमी देखने के लिए मिलती है पानी की वाटर की शॉर्टेज के चलते, और इसके चलते एक इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जनरेट होता है और जिससे इकोसिस्टम को नुकसान होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक उठा लेते हैं कि लेट से आपके जो मैंग्रोव्स हैं उसकी, या मैंग्रोव्स का जो इकोसिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। अब मैंग्रोव्स का इकोसिस्टम पानी के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी मैंग्रोव्स हैं उनकी जड़ें पानी के नीचे ही रहती हैं। अब अगर यहाँ पे वाटर उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में जरूरी है, या फिर हमको ये भी पता है कि मैंग्रोव्स के केस में हमको स्वीट एंड सॉल्ट वाटर का कॉम्बिनेशन चाहिए, स्वीट एंड सलाइन वाटर का एक सर्टेन लेवल में, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन चाहिए। फर्ज कर लीजिए कि जो मीठा पानी है उसकी कमी हो जाए और सलाइन वाटर जो है उसकी मात्रा बढ़ जाए, या लेट से मान लेते हैं कि मीठा पानी ज्यादा हो जाए और सलाइन वाटर की कमी हो जाए, वो प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाए जिसकी जरूरत हमको मैंग्रोव का इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए पड़ती है, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में भी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा और हम लोग कहेंगे कि एक डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये पानी की कमी पड़ जाती है और इसके चलते इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर अगर असर पड़ता है, डिस्ट्रेस आता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो ड्रॉट है वो एक इकोलॉजिकल ड्रॉट है, जो सीधे सीधे आपके इकोसिस्टम्स पे असर डालता है। Various parts of India experiences these droughts recurrently, which results in some serious socio-economic and ecological problems। अब ये जितने तरीके के ड्रॉट्स अपन ने पढ़कर खत्म किए, इनमें से कोई एक ना एक ड्रॉट इंडिया के अलग अलग पार्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, एंड रिकरिंग तौर पे कई सारे ड्रॉट्स जो हैं बार बार आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के चलते कई सारी सोशो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, काफ़ी समस्याएं जो हैं जनरेट हो जाती हैं। अब ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं इंडिया में और क्या क्या नुकसान होते हैं ड्रॉट्स पड़ने के चलते, और किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून रेनफॉल। Droughts and floods are the two accompanying features of Indian climate. According to some estimates, nearly 19% of the total geographical area of the country and 12% of its total population suffers due to drought every year। तो ये तो खैर कोई इसमें कहने की बात नहीं है, आपने कई जगहों पे सुना भी होगा, 50 बार इस बारे में बात अपन भी कर चुके हैं अभी तक, कि इंडियन एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो सिंचाई वगैरह की व्यवस्था पे बहुत काम करवा रही है, बट फिर भी इंडियन एग्रीकल्चर आज की तारीख में बहुत प्रीडोमिनेंटली डिपेंड करता है मानसून के रेनफॉल के ऊपर। अगर मानसून फेल हो जाए या फिर मानसून अच्छा ना आए तो हमारी खेती बाड़ी पर सीधा असर हमको देखने के लिए मिलता है। तो और बेसिकली बात यह है कि ड्रॉट या फिर फ्लड जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदुस्तान अपने आप में एक विचित्र केस है कि कई जगहों पर आपको एक ही वक्त पर सूखा या अकाल पड़ते हुए दिखता है और दूसरे हिस्से में जो है बाढ़ आ रही होती है। तो ये चाहे ड्रॉट्स हों चाहे फ्लड्स हों, ये कहीं ना कहीं एक फीचर्स बन गए हैं इंडियन क्लाइमेट के। किसी जगह पे बारिश ना होने के चलते लोग पलायन करने में मजबूर हो जाते हैं, किसी जगह पे बारिश ना होने के चलते जो है बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं, और किसी जगह पर अति से ज़्यादा बारिश होने के चलते, अति से ज़्यादा वृष्टि होने के चलते दूसरी तरीके की समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। कुछ एस्टीमेट्स वगैरह लगाए गए हैं, उसके बेसिस पे ये पता चला है कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 19% जो है, और लगभग उसकी जो 12% पॉपुलेशन है उसमें हर साल ड्रॉट आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी बारिश होने के बाद में भी कई ऐसे इलाके हैं, और लगभग हिंदुस्तान का 20% के आसपास का इलाका है, 19% है, और राउंड ऑफ करके अगर बात करें
तो लगभग 20% के आसपास का इलाका और 12% के आसपास की पॉपुलेशन, तो ये नंबर भी करोड़ों में चला जाएगा। इतने लोग हर साल जो है ड्रॉट का शिकार होते ही होते हैं, चाहे कितनी अच्छी बारिश हो जाए। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है हमारी वाटर एक्यूमुलेट या सेग्रीगेट करने की कैपेबिलिटीज़ वगैरह के ऊपर। अबाउट 30% ऑफ कंट्रीज टोटल एरिया इज आइडेंटिफाइड एज ड्रॉट प्रोन, अफेक्टिंग अराउंड 50 मिलियन पीपल। और इसके अलावा पूरे देश का लगभग 30% एरिया जो है उसको ड्रॉट प्रोन माना गया है। ये एज्यूम किया गया है कि भाई ये ड्रॉट प्रोन इलाका है यहाँ, और इसके चलते 50 मिलियन के करीब जो है लोग अफेक्ट हो सकते हैं अगर यहाँ पे अकाल आ गया, अगर यहाँ पर सूखा पड़ गया तो। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट वाइल सम पार्ट्स ऑफ कंट्री रील अंडर फ्लड्स, देयर आर रीजन्स दैट फेस सीवियर ड्रॉट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो ये भी हिंदुस्तान का अपना एक पैराडॉक्स है। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि एक ही वक्त पर आपको दोनों एक्सट्रीम वेदर फेनोमेनन्स होते हुए दिखते हैं। एक जगह पे एक वक्त में लातूर जैसी जगह अगर महाराष्ट्र में है, वहाँ पे भयंकर सूखा पड़ रहा होता है, और उसी वक्त में जो है पश्चिम बंगाल या बिहार या असम की बात की जाए तो वहाँ पर ज़बरदस्त बाढ़ आ रही होती है। तो एक ही वक्त में आपको ड्रॉट एंड फ्लड्स देश के अलग अलग हिस्सों में होते हुए दिखते हैं। Moreover, it is also a common sight to witness that one region suffers due to flood in one season and experiences drought in the other. This is mainly because the large-scale variation and unpredictability in the behavior of the monsoons in India. तो ये जो चीज़ हमने देखी कि देश के एक ही हिस्से में देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही वक्त पर दो एक्सट्रीम वेदर फेनोमेनन्स देखने को मिल रहे हैं। एक जगह ड्रॉट हो रहा है, दूसरी जगह फ्लड्स आ रहे हैं। अब ऐसी भी जगहें हैं और ऐसी भी अच्छी खासी मात्रा में आपको इलाके देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीज़न में बाढ़ आ जाएगी और दूसरे सीज़न में बारिश, दूसरे सीज़न में जो है ड्रॉट हो जाएगा या फिर दूसरे सीज़न में अकाल पड़ जाएगा। इतने भी एक्सट्रीम आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि एक सीज़न में अति से ज़्यादा बारिश हो गई है और उसके अगले सीज़न में या कुछ वक्त के बाद में जब गर्मियाँ आती हैं तो पता चला इतना बुरा अकाल पड़ गया जिसको अब हम लोग जो है संभाल ही नहीं पा रहे हैं या टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के जो इश्यूज़ हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह तो यही है। सबसे पहली और नेचुरल वजह यह है कि मानसून के बिहेवियर में, मानसून के पैटर्न्स में किसी भी तरीके की कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। मानसून कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में हालांकि अब काफ़ी हद तक चीज़ें हमको समझ में आती हैं, मगर फिर भी अगर 20-30 साल पहले भी जाएंगे तो अल नीनो का फेनोमेनन था तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। मानसून का पूरा जो फेनोमेनन ट्रिगर कैसे होता है, कब अच्छा मानसून आएगा, कब नहीं आएगा, सडन ऑस्किलेशन क्या होते हैं, अल नीनो और एनसो और बाकी ला नीना क्या होता है, ये सारी चीज़ों का उतना आइडिया नहीं था। तो हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि मानसून कब आएगा, कैसे आएगा, कितना तीव्र आएगा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न कि एक सीज़न में एक ही एरिया में आपको फ्लड देखने को मिल रहा है और अगले सीज़न में या फिर उसके कुछ वक्त के बाद में उसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ रहा है। ये दोनों चीज़ें होने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी मानसून्स में बहुत ज़्यादा थी। लार्ज स्केल लेवल पर वेरिएशंस हमको देखने के लिए मिलते थे। Thus, droughts are widespread and common phenomenon in most part of the country, but these are recurrent and severe in some and not so in other. On the basis of severity of the droughts, India can be divided into following regions. तो कुल मिलाकर यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि ड्रॉट जो है एक फेनोमेनन है जिससे हिंदुस्तान एक बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट होता है। कॉमन फेनोमेनन है। कई जगहों पर कई बार हिंदुस्तान में ऐसे भी कालखंड आए हैं जब बहुत लंबे वक्त तक बहुत ज़बरदस्त ड्रॉट पड़े थे और उन ड्रॉट्स के चलते बहुत ज़्यादा नुकसानात हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमको देखने को मिली थी। तो उनका कई बार आपको आपकी दंत कथाओं में भी जिक्र देखने को मिलता है। मोर और लेस एक बात हम लोग क्लियर कह सकते हैं कि आदिकाल से ड्रॉट्स को लेकर हम लोग एक्यूमुलेटेड है, हमको पता है ड्रॉट क्या होता है और एक बहुत कॉमन फेनोमेनन के तौर पर हम इसको जानते हैं। बार बार कुछ वक्त में ये होता है और बेसिकली अलग अलग जगहों पर सीवियरिटी के बेसिस पे हम लोग ड्रॉट को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कहीं पर अति से ज़्यादा खतरनाक ड्रॉट्स पड़ते हैं, कहीं पर उतने ज़्यादा सीवियर नहीं आते हैं, कहीं पर नाम मात्र के भी नहीं आते, कहीं पर पता भी नहीं चलता। अब किस तरीके से इन ड्रॉट्स को क्लासीफाई किया गया है या फिर इन ड्रॉट्स के बेसिस पे इंडिया के अलग अलग रीजन्स को कैसे ड्रॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करते हैं। चलें देखते हैं इसे। तो अब हम लोग उस मैप को देखते हैं जिसके बेसिस पे हमको ये पता चलेगा कि इंडिया को अलग अलग ड्रॉट्स के एरियाज़ के रिस्पेक्ट में किस तरीके से डिवाइड किया गया। देखिए इसे। तो ये मैप में हमको पता चलता है कि ड्रॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ड्रॉट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 4 कैटेगरीज में इंडिया को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो वो इलाके जहाँ पे एक्सट्रीम ड्रॉट की परिस्थितियाँ बनती हैं, एक्सट्रीम ड्रॉट की सर्कमस्टांसेस बनती हैं। दूसरा वो इलाके जहाँ पे सीवियर ड्रॉट की परिस्थितियाँ बनती हैं। तीसरे वो इलाके जहाँ पे मॉडरेट ड्रॉट्स की परिस्थितियाँ बनती हैं और चौथे वो इलाके जो ड्रॉट फ्री हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो इलाका देख लेते हैं जो ड्रॉट फ्री है, जहाँ पर ड्रॉट आने के चांसेस ना के बराबर हैं, जहाँ पर ड्रॉट जनरली नहीं आता, जहाँ पे सूखा नहीं पड़ता।
देखिए पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी का ठीक ठाक इलाका, लगभग लगभग काफ़ी बड़ा पोर्शन, बिहार, झारखंड का इलाका, पश्चिम बंगाल वगैरह का इलाका, बांग्लादेश के बाद में पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया, भूटान, नेपाल, ये सारा का सारा जो इलाका है, इस इलाके में ड्रॉट नहीं आता या फिर ये इलाके को ड्रॉट फ्री माना गया। नीचे अगर हम पेनिनसुला की तरफ में आ जाएं तो वेस्टर्न घाट्स वगैरह का जो पूरा इलाका है और वेस्टर्न घाट से लगा हुआ कर्नाटक, तमिलनाडु का इलाका, केरल का पूरा लगभग केरल का जो पोर्शन है, कुछ इलाके थोड़े बहुत हटा दिए जाएं तो ये पूरा का पूरा इलाका ड्रॉट फ्री माना गया। इसी तरीके से यहाँ पे उड़ीसा हो गया, पूरा छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आंध्र का एक बड़ा इलाका हो गया, तेलंगाना का ठीक ठाक पोर्शन हो गया, इस पूरे के पूरे इलाके में ड्रॉट नहीं आएगा ये माना गया है, या फिर इस पूरे के पूरे इलाके को ड्रॉट फ्री रखा गया है। इसका ये भी मतलब नहीं है यहाँ पे पानी की कमी नहीं पड़ती, पीने की पानी की कमी, गर्मी अगर अच्छी खासी तीव्र पड़ गई तो थोड़ी बहुत कमी पड़ जाएगी, मगर अकाल पड़ने की स्थिति यहाँ पर नहीं जनरेट होगी। ये बात मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टैब्लिश की गई है और ये माना गया है कि भाई यहाँ पे ड्रॉट नहीं आएगा। तो ये तो हमने देख लिया ड्रॉट फ्री इलाका कौन सा है। अब यानी कि यहाँ पे ड्रॉट नहीं आ सकता। तो सबसे खतरनाक जगह जहां पे ड्रॉट आ सकता है, या फिर वो जगह जहां पे सबसे खतरनाक किस्म के ड्रॉट आ सकते हैं, जिसको हम लोग एक्सट्रीम ड्रॉट की कैटेगरी में रख रहे हैं, वो कौन कौन सा है? इसका जवाब है राजस्थान और गुजरात का जो ऊपर का इलाका है, रन ऑफ कच्छ यहाँ पे पड़ता है। राजस्थान का ठीक ठाक इलाका इसमें आ जाता है, जैसलमेर, जोधपुर, ये पूरा का पूरा इलाका जो है इसको एक्सट्रीम ड्रॉट की कैटेगरी में रखा गया। और गुजरात का ये जो अपर पोर्शन है जहां पे रन ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलता है, कई बार इसको हम लोग सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं, इस इलाके में एक्सट्रीम जो है ड्रॉट पड़ता है। उसकी वजह यह है कि यहां से मानसून की विंड जो है, मानसून की विंड जब यहां पे फ्लो करती हैं तो ज्यादा बारिश वगैरह यहां होती नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि मानसून की विंड्स अरावली का जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसके पैरेलल फ्लो करती हैं। अगर ये विंड्स इस डायरेक्शन से आती होती हैं कि वो अरावली के परपेंडिकुलर पड़ती हैं, या फिर इस अरावली इस तरीके से बना होता है कि वो इन विंड्स के डायरेक्शन के 90 डिग्री पे आ रहा होता है या परपेंडिकुलर आ रहा होता, तब तो यहाँ पे जबरदस्त बारिश होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हमको देखने को मिलता। मगर क्योंकि यहाँ पे अरावली की पर्वत श्रृंखला और विंड्स का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल एक दूसरे के, इसलिए यहाँ तो बारिश वगैरह जो है ज्यादा होती नहीं है। और ये इलाका भी बेसिकली उसी के आसपास के क्षेत्र में आता है, यहाँ पे भी पानी नहीं बरसता, ज्यादा पानी नहीं बरसता ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा, मगर ज्यादा बारिश यहाँ पे नहीं होती, तो यहाँ एक्सट्रीम ड्रॉट पड़ता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का एक ठीक ठाक इलाका हो गया, राजस्थान का जो बचा हुआ पोर्शन है, थोड़ा सा गुजरात का इलाका, थोड़ा बहुत कुछ महाराष्ट्र का पोर्शन वगैरह यहाँ पे, और दक्कन की प्लेट्यू में अगर आप नीचे चले जाएं, ये पूरे के पूरे पोर्शन वगैरह, यहाँ पर हमको सीवियर ड्रॉट देखने के लिए मिलेंगे। मतलब यहाँ अगर अकाल पड़ा तो अच्छा खासा अकाल पड़ेगा। राजस्थान के इन इलाकों में जिस तरीके का अकाल पड़ना है उससे थोड़ा सा कम, मगर हाँ वो भी तगड़ा होगा, खतरनाक होगा। मतलब आप ये है कि उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद में वो क्षेत्र आ जाते हैं जहां पे मॉडरेट ड्रॉट पड़ेगा। मॉडरेट ड्रॉट की बात की जाए तो राजस्थान का जो अपर पोर्शन है ये हो गया, गुजरात का इलाका, महाराष्ट्र और एमपी का ठीक ठाक पोर्शन, थोड़ा सा ये इलाका जो आपको नीचे तमिलनाडु और केरल में देखने को मिल रहा है, और ये अपर पोर्शन गंगा की जो वैली है उसके नीचे का जो इलाका है, थोड़ा बहुत इसमें झारखंड आ रहा है, यूपी का ठीक ठाक इलाका, बिहार का ठीक ठाक और एमपी का ठीक ठाक पोर्शन, ये सारे के सारे क्षेत्र में हमको देखने के लिए मिलेगा। ये सारे के सारे क्षेत्र में हमको मॉडरेट ड्रॉट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से 4 ड्रॉट्स की कैटेगरी में इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, इस पूरे के पूरे एरिया को डिवाइड किया गया। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक एक हम लोग एरियाज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके का ड्रॉट पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके का ड्रॉट पड़ेगा, तो ये ड्रॉट्स अगर आ गए, एक्सट्रीम ड्रॉट पड़ गया या सीवियर ड्रॉट पड़ गया, मॉडरेट ड्रॉट पड़ गया, ड्रॉट फ्री एरिया हो गया, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा इस चीज को देखते हुए चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया में, उसमें अब हमको एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज के बारे में बात करनी है। देखते हैं सर। It is evident from the figure that most part of Rajasthan, particularly areas of the west of the Aravalli Hills, that is Marusthali and Kutch regions of Gujarat, fall in this category. Included here are also the districts like Jaisalmer and Barmer from Indian deserts that receive less than 90 mm average annual rainfall. तो मैप देखकर ही अपने को क्लियर समझ में आ गया था कि एक्सट्रीम ड्रॉट वाले एरिया कौन कौन से हैं। ये पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, जिसको कई बार हम लोग वेस्टर्न राजस्थान भी बोल देते हैं, या फिर मरुस्थली भी बोल देते हैं, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला के वेस्ट में राजस्थान का जो इलाका पड़ता है जिसको मरुस्थली कहा जाता है, राजस्थान का वो इलाका, और गुजरात का कच्छ का जो क्षेत्र है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, वो सारा का सारा क्षेत्र इसमें आता है। या इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो इंडियन डेजर्ट हमारा है, जैसलमेर और बाड़मेर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें इंडियन डेजर्ट आता है, वो डिस्ट्रिक्ट भी इसमें शामिल है। यहाँ पर क्योंकि 90 mm से कम बारिश होती है साल भर में, इसलिए इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया। दूसरा आता है सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया। फिर से देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रीम देख लिया, उसके बाद में सीवियर। ये कुछ पोर्शंस वगैरह जो हैं यहाँ पे सीवियर ड्रॉट पड़ता है।
तो सीवियर ड्रॉट प्रोन एरियाज में ईस्टर्न राजस्थान के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश का ठीक ठाक बड़ा हिस्सा जो है इसमें आ जाता है, मालवा का जो पूरा क्षेत्र है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इसमें आ जाते हैं, आंध्र के कुछ इंटीरियर इलाके, कर्नाटक की प्लेट्यू पूरी आ जाती है इसमें, तमिलनाडु के कुछ थोड़े बहुत इंटीरियर इलाके और झारखंड का जो सदर्न पार्ट्स हैं वो, उड़ीसा के कुछ इंटीरियर इलाके इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारा का सारा वो क्षेत्र है जहां पे एक्सट्रीम ड्रॉट जो है वो आता है। अब उड़ीसा की कहानी देखिए कि उड़ीसा की मतलब अब क्या कहना चाहिए, इसका दुर्भाग्य देख सकते हैं कि हर साल यहाँ पे चक्रवात आते हैं और जबरदस्त बारिश होती है, जान माल का खूब नुकसान होता है, मगर उन्हीं क्षेत्रों में जिन इलाकों में चक्रवात तबाही मचा कर जाता है उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसा भयंकर सूखा पड़ने की स्थिति बनी हुई है। इससे यह भी समझ में आता है कि इस तरीके की जो साइक्लोनिक रेनफॉल्स हैं, भले ही कितनी जबरदस्त बारिश हो, वो इतना मतलब वेग से आती है और इतने कम टाइम पीरियड के लिए इफेक्ट करती है कि वो इकट्ठा ही नहीं हो पाता। अब क्योंकि वो इकट्ठा नहीं हो पाता वाटर बॉडीज में, तो उन्हीं क्षेत्रों में जहां पे कुछ वक्त पहले ड्रॉट आया, जहां पे कुछ पहले साइक्लोन हिट कर रहे थे, वहां पे फिर हमको ड्रॉट देखने के लिए या ऐसी स्थितियां देखने के लिए मिल रही हैं कि उनको सीवियर ड्रॉट प्रोन की स्थिति के एरियाज में हमको या कैटेगरी में रखना पड़। तो अब बात करेंगे मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज की। एक्सट्रीम की बात कर ली, सीवियर की बात कर ली, अब मॉडरेट के क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते हैं या मॉडरेट की कैटेगरी में कौन कौन से रीजन्स को शामिल किया गया देखना है। सबसे पहले नदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद में सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेप्ट कोंकण, Jharkhand and Coimbatore plateau of the Tamil Nadu and interior Karnataka are included in this category. The remaining parts of India can be considered either free or less prone to the drought. अब इस क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए, सारे क्षेत्र के अलावा जो बचा हुआ इलाका है उसको या तो आप ड्रॉट से फ्री मान सकते हो, मुक्त मान सकते हो, सूखा मुक्त बोल सकते हैं उसे, सूखा मुक्त मान सकते हो आप, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर चांसेस जो हैं ड्रॉट आने के वो कम हैं या फिर नाम मात्र के हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पे ड्रॉट्स आएंगे। तो खैर ये हम लोगों ने बात कर ली कि अगर ड्रॉट्स आए तो किन किन इलाकों में किस किस तरीके के ड्रॉट्स आने की संभावना है। अब बात करते हैं कि ड्रॉट्स अगर आए तो नुकसानात क्या होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ड्रॉट हिंदुस्तान में अभी से नहीं, आदिकाल से आ रहे हैं। मानसून हर कुछ सालों में कुछ वक्त में फेल होता रहा है। इनफैक्ट आपको कई ऐसे, अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, मगर कई ऐसे आपके ग्रंथ हैं जिसमें ये जिक्र देखने को मिल रहा है कि 100 साल तक जो है मानसून फेल हुए थे और उसके चलते फिर यहाँ से लोग माइग्रेट कर कर बाहर चले गए और इंडिया का कल्चर और सिविलाइजेशन बाहर लेकर गए थे। इनफैक्ट इसमें जैनिज्म में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात पता चलती है कि काफ़ी बहुत सीवियर ड्रॉट आया था, तो उस ड्रॉट के चलते चंद्रगुप्त मौर्य और काफ़ी सारे जो जैन मुनि थे वो नीचे साउथ में चले गए, सरवान बेलगोला नाम की एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, वहाँ पर। और कुछ लोग जो हैं वो तब भी जो है आपका गैंगेटिक वैली में या नॉर्थ के इलाकों में रह गए। इसके चलते जैनिज्म में भी जो है फिर 2 ब्रांचेस बन गई, एक श्वेतांबर कहलाए, एक दिगंबर कहलाए। इस तरीके से कई जगहों पर हमको ये देखने को मिलता है कि ड्रॉट ने ना सिर्फ हमारे यहाँ के आपके रहन सहन और लाइफस्टाइल्स पे असर डाला है, बट साथ ही साथ इसने हमारी जो फिलॉसफीज हैं, हमारे जो यहाँ पे डेवलप हुई आइडियोलॉजीज और रिलीजन्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी जो सेक्ट वगैरह का निर्माण है उसमें भी एक बड़ा योगदान निभाया है। तो कंसिक्वेंसेस क्या क्या है ड्रॉट्स के, अब हम लोग इनको देखते हुए चलते हैं। Drought have cascading effect on various other aspects of environment and society. Crop failure leading to scarcity of food grains, fodder, and inadequate rainfall resulting in shortage of water and often shortage in all the three is most devastating. तो इसमें तो कोई शक की बात है नहीं कि अब ऐसा नहीं है कि देखिए ड्रॉट आ गया तो फिर आपको बस ड्रॉट आ गया तो उससे कुछ वक्त तक की परेशानी है और सब चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। ड्रॉट के बड़े कास्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट्स का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अगर आपकी चीज़ें होती चली जाएं और एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरी तीसरे से रिलेटेड हो, तो उसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ड्रॉट्स के बड़े कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। सबसे पहला तो यह है कि आपका क्रॉप फेलियर हो जाएगा। अगर फसल बर्बाद हो गई और अगर खाने की कमी हुई तो इसके चलते बहुत नुकसान होने वाले हैं। अंग्रेजों के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, बहुत पीछे अगर नहीं जाएं तो कई सारे आपके ऐसे ड्रॉट्स का जिक्र आता है, कई सारे ऐसे अकालों का जिक्र आता है जिसमें फूड शॉर्टेज के चलते 1/3 के आसपास जो है जनसंख्या आपकी पेरिश कर गई थी। कई इलाकों में जो जनसंख्या थी टोटल पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो भूख से ही मर गई। इस तरीके की परिस्थितियां भी ड्रॉट्स के चलते देखने को मिली क्योंकि खाना था ही नहीं, क्रॉप फेलियर हो गया और उस क्रॉप फेलियर के नतीजे में फिर भुखमरी की स्थिति बन गई। इसी तरीके से आपके पशु वगैरह जो होते हैं उनको खिलाने के लिए अब आपके पास में फॉडर नहीं है। अगर क्रॉप फेलियर हो गया है तो फॉडर भी नहीं आएगा, तो फॉडर जब नहीं आएगा तो फिर इसके भी नुकसान आते हैं और ये सारी चीजें आप इससे आपके पशु वगैरह जो है वो मरने लगेंगे, दूध वगैरह नहीं मिलेगा तो और दिक्कत है। तो डेयरी हो गई या फिर आपका फूड ग्रेन्स वगैरह हो गए, सारी चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं मॉनसून वगैरह के ऊपर। और अगर मॉनसून फेल हो गया या फिर अगर सफिशिएंट मात्रा में नहीं आया जिसके चलते ड्रॉट की परिस्थिति बनी तो ये 2 चीजें हाथों हाथ सामने के सामने आपको देखने को मिलने लगेंगी। साथ ही साथ जो पानी की कमी बनेगी, इस पानी की कमी के चलते और दिक्कत है। खाने को एक बार फिर भी ना मिले, आदमी बर्दाश्त कर जाए, 2-4
4 दिन 5 दिन रह सकता है, पानी ना मिले तो कितने दिन आप सर्वाइव कर पाओगे। तो ये भी एक दिक्कत है। अब अगर इन तीनों चीज़ों की कमी हो जाए, अकाल पड़ने के चलते आपको खाने के लिए फूड ग्रेन्स ना मिले, जानवरों या मवेशियों को खिलाने के लिए अगर आपको चारा या फॉडर ना मिले, और अगर पानी की कमी होने के चलते पीने के लिए या जानवरों को पिलाने के लिए, फसलों को देने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिले, तो फिर इसको कहते हैं कि बेसिकली आपके ऊपर त्रिकाल आ गया है। ये बहुत डिवास्टेटिंग होता है। ऐसी परिस्थितियों में भगवान ना करे कि कभी कोई इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करे, मगर हिंदुस्तान में इस तरीके की सर्कमस्टांसेस पहले बनी है और इनके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का जो है सामना इंडिया ने किया है। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन सब चीज़ों के चलते काल के गाल में समा गई, काल का ग्रास बन गई। बड़े लेवल पर लोगों की मृत्यु इन सब चीज़ों के चलते हुई है। Large scale death of cattle and other animals, migration of humans and livestock are the most common sight to be seen in the drought affected areas. बड़ी कॉमन सी बात है कि बड़े लेवल पर जो है आपके मवेशियों की मौत हो जाएगी। अब इंसान के ही पास खाने के लिए और पीने के लिए जब सामान नहीं है तो फिर वो मवेशियों को कहाँ से खिला देगा। तो इसके चलते बड़े लेवल पर जो मवेशी हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनकी बहुत बड़े लेवल पर डेथ होती है। दूसरे जो जानवर हैं वो भी इसी के चलते बहुत बड़े लेवल पर मारे जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस जो हैं और जो आपके अपने साथ में जो दूसरा लाइफ स्टॉक या अपने मवेशी हैं, उनको लेकर वो एक से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे ठीक ठाक कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। ये सबसे कॉमन कंसिक्वेंसेस होते हैं जब भी किसी इलाके में ड्रॉट पड़ता है। तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कंपेल्स पीपल टू कंज्यूम कंटामिनेटेड वाटर, रिजल्टिंग इन स्प्रेड ऑफ मैनी वाटर ब्रोन डिजीजेज लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलेरा, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। अब पानी की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मरता क्या ना करता वाली स्थिति में आप फंसे हुए हो। अब अगर ऐसा पानी भी आपको अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, धूल मिट्टी जिसमें मिली हुई है, जो कंटामिनेटेड है, तो फिर आप वो पानी भी पियोगे। अब इसके चलते होगा ये कि कई सारे वाटर ब्रोन डिसीजेज आपको होने लगेंगे, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है, ये प्रॉब्लम आपको ये इस तरीके के इश्यूज होंगे, कॉलेरा हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। ये सारी समस्याएं जो हैं फिर हमको देखने के लिए मिलने लगेंगी। ड्रॉट्स हैव बोथ इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेज ऑन द सोशल एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। कंसिक्वेंटली प्लानिंग फॉर ड्रॉट हैज़ टू टेक बोथ एस्पेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं। अच्छा, एक बात और कि ऐसी परिस्थितियाँ जब जनरेट होंगी, अगर कहीं पर ऐसे वक्त में आप सोच के देखिए कि लोग भूखों मर रहे हैं, पहली चीज़, जानवरों को खाने के लिए को देने के लिए दाना पानी कुछ नहीं है, अपने खाने के लिए दाना पानी कुछ नहीं है। अब एक आदमी अपने बच्चों को भूखा तड़पते हुए देख रहा है, ऐसी परिस्थिति में वो डेस्परेट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे कहीं पे कोई खबर मिल गई कि भाई फलानी जगह पर कुछ चीज़ मौजूद है, कुछ अनाज या कुछ पानी मौजूद है, सेठ ने या इसने उसने छुपा के रखा है, तो लोग क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे वहाँ पर, लूट मार करेंगे, हिंसा होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। अब अगर यहाँ पे कुछ रखा भी हुआ तो उसकी लूट मार होगी, हिंसा होगी, नहीं हुआ तो भी इस तरीके की हिंसाएं होनी है। तो कुल मिलाकर जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाता है और बड़े लेवल पर आपको सामाजिक तौर पर जो है टेंशन्स और रायट्स और वायलेंस और आर्सन और लूटमार और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो कुल मिला के यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ड्रॉट जो है इसके बहुत डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस हैं, फिजिकली हैं ही हैं, सामाजिक तौर पर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो पॉइंट यह है कि जब भी अब इस तरीके की परिस्थितियाँ बने, जब आप प्लानिंग करो कि भाई किसी इलाके में ड्रॉट आने वाला है, या फिर आपको एक अंदाज़ा है कि इस बार मानसून फेल होगा या फिर मानसून ठीक नहीं आएगा, या ड्रॉट आने की संभावना बन रही है, परिस्थितियाँ खराब हैं, तो आपको फिर प्लानिंग करना पड़ेगी पहले से। तो जब भी आप इस तरीके की प्लानिंग करो, आपको इन सारे एस्पेक्ट्स को, फिजिकल एस्पेक्ट्स को, सोशल एस्पेक्ट्स को और बाकी सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडरेशन में लेकर चलना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को जो है कंसिडरेशन में नहीं ले पाओगे, और उसके नुकसानात फिर जो हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर देखने के लिए मिलते हैं। Provisions for the distribution of safe drinking water, medicine for the victims and availability of fodder and water for the cattle, and shifting of the people and their livestock to safer places etc. are some steps that need to be taken immediately. अब सवाल ये उठता है कि अगर ड्रॉट आने की संभावना है या फिर कहीं पे अगर ड्रॉट पड़ गया, अब आप करोगे क्या? प्लानिंग भी अगर आपने कर ली तो सबसे पहले आप कौन सी कदम उठाओगे? तो पहली चीज़ तो ये कि भाई आपने सबको पीने का पानी कम से कम जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर बंटवाना है, ताकि ये ना हो कि पानी की कमी के चलते लोग गंदा पानी कंज्यूम करने लगें और उससे बीमार पड़ें और फिर बीमारियां फैलें और दिक्कत हो जाए, और आपका जो पूरा मेडिकल सिस्टम है उसके ऊपर उस तरीके का प्रेशर बने जैसा कोरोना के टाइम पीरियड में बना था कि लाखों मौतें हो रही हैं और हज़ारों की तादाद में जो है लोग भर्ती हो रहे हैं। यूरोप वगैरह का पूरा जो सिस्टम कोलैप्स कर गया था कोरोना में, उसकी वजह यही थी, हज़ारों की तादाद में लोग भर्ती हो रहे थे, लाखों की तादाद में जो है लोग आपके इफेक्ट हो रहे थे और रोज़ जो है कई सौ लोग मर जा रहे थे, तो पैनिक की स्थिति बनी हुई थी, सारी चीज़ें थी। इंडिया से काफ़ी हद तक बचा रहा, मगर यूरोप में ये चीज़ें
चीज़ें देखने को मिली थी। इटली में खास तौर पे परिस्थितियां बहुत ख़राब हो गई थी शुरुआती वक्त में। तो वैसा कुछ पैनिक ना बने, आपका मेडिकल सिस्टम ना कोलैप्स कर जाए, उसके लिए ज़रूरी यह है कि लोगों को बीमार पड़ने से बचाया जाए। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बंटवाया जाए, जिससे कॉलेरा और हेपेटाइटिस और इस तरीके की चीज़ें ना हो। दूसरा, मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एंड वाटर फॉर द कैटल एंड शिफ्टिंग ऑफ द पीपल एंड द लाइफ स्टॉक टू सेफर प्लेसेस। अब अगर कोई बीमार पड़ भी गया तो फिर उसको दवाइयाँ वगैरह दिलवाई जाएँ। इसके अलावा खाने पानी की और फॉडर वगैरह की व्यवस्था करवाई जाए और उन लोगों को बंटवाया जाए जो लोग इससे पूरी तरीके से इम्पैक्टेड हैं। एंड देन उसके बाद में फिर इन सब का जो है, इन सबको शिफ्ट करवाने की व्यवस्था करवाई जाए किसी सेफ प्लेस पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको मिल सकें। ये कुछ इमीडिएट स्टेप्स हैं जो आपको उठाने ही पड़ेंगे अगर आप ये चाहते हैं कि पैनिक की स्थिति क्रिएट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन ना हो, पैनिक की स्थिति जो है वो क्रिएट ना हो, तो फिर हमको ये सारी चीज़ें, ये सारे कदम उठाने ही होंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। चले आगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्विफर्स, ट्रांसफर ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस टू द डेफिसिट एरियाज एंड पर्टिकुलर प्लानिंग फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स एंड डैम्स एक्सेट्रा शुड बी गिवन अ सीरियस थॉट। अब ऐसे इलाके जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक इलाका पड़ता है बुंदेलखंड, वहाँ पे स्थिति यह है कि ऐसी कहावतें बनी हुई हैं कि घर में अगर मृत्यु भी हो गई है तो लाश के ऊपर आप विलाप बाद में करोगे, पहले जाके आप पानी लेकर आओगे। इतना ज़्यादा पानी की कमी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ड्रॉट वहाँ पर आते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के वो इलाके जहाँ हमने देखे पानी की बहुत कमी है। तो ऐसी जो इलाके हैं जहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ पे वाटर की कमी बनी ही रहेगी, चाहे मानसून अच्छा आए चाहे ना आए, डजंट मैटर, यहाँ पे परेशानी है ही। ऐसी जगह से अब परमानेंट कुछ सोल्यूशन अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हर सीजन में लोगों का कब तक आप पलायन करवाओगे, कब तक आप इस तरीके के जो स्टेप्स हैं जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में देखे थे वो आप उठाओगे। तो आपको ज़रूरत है फिर कुछ इस तरीके की प्लानिंग वगैरह की जिसके चलते परमानेंट कुछ सोल्यूशन निकाला जा सके। इसके लिए फिर करना ये होगा कि ऐसे पॉइंट्स ढूंढना पड़ेंगे जहाँ पे ग्राउंड वाटर पोटेंशियल हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, जिसको निकाल कर फिर लोगों को सप्लाई किया जा सके। ठीक है, एक्विफर्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें। अगर किसी क्षेत्र में आपके पास में रिवर्स हैं जहाँ पे सरप्लस मात्रा में पानी है तो उनको फिर इन डेफिसिट एरियाज में नहर वगैरह बना के पहुंचाया जाए। खास तौर पर इंटरलिंकिंग जो है रिवर्स की, वो एक बहुत क्रांतिकारी कदम हो सकता है इस पर्टिकुलर दिशा में। रिजर्वायर्स बनाए जा सकते हैं, डैम्स बनाए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को एक सीरियस थॉट देना पड़ेगा। बट ये फिर सारी की सारी बातें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ जाती हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं है। अगर ये सब फिर आपको एक सीरियस थॉट प्रोसेस देकर जो है करवाना पड़ेंगे। रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरीज का इस्तेमाल भी जो है किया जा सकता है पॉसिबल रिवर बेसिन्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने में, जिनकी इंटरलिंकिंग की जा सकती है, और ग्राउंड वाटर पोटेंशियल भी जो है कई जगहों का ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड प्रॉपर ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस द सेम कैन बी सम ऑफ द लॉन्ग टर्म मेजर्स दैट वुड बी हेल्पफुल इन ड्रॉट मिटिगेशन। तो अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इस सब के अलावा ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की कमी है या फिर जहाँ पर अंदाजा है कि ड्रॉट पड़ सकता है, वहाँ पे इस तरीके के क्रॉप्स वगैरह जो हैं लगवाए जाएं, या फिर इस तरीके के क्रॉप्स को लगवाने का प्रोत्साहन दिया जाए जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि भाई किस तरीके से कम मात्रा में पानी की मदद से ड्रिप इरिगेशन लगा के, वाटर स्प्रिंकलिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर, मल्चिंग का इस्तेमाल कर आप जो है आप बहुत सक्सेसफुली जो है ड्रॉट मिटिगेशन वगैरह कर सकते हैं, ड्रॉट के इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ के लोगों को दी जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है जिसकी मदद से इफेक्ट्स के, ड्रॉट के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करवाया जा सकता है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करवाया जा सकता है। इन सारे मेथड्स वगैरह का फ़ायदा उठाया जा सकता है और इन सब की मदद से जो है हम ड्रॉट्स वगैरह से लड़ने में एक सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। ड्रॉट्स वगैरह से लड़ने के लिए हम एक पहल कर सकते हैं, मगर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की प्लानिंग्स आपको इसके लिए लेकर चलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपना ड्रॉट्स वाला टॉपिक खत्म होता है एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें हम लोग लैंडस्लाइड्स के बारे में बातचीत करेंगे। कई बार इसको हम लोग भूस्खलन भी बोलते हैं। तो लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, भूस्खलन क्या होता है, ज़मीन ऐसे कैसे एक से दूसरी जगह जो है खिसक जा रही है, मिट्टी कैसे ऐसे एकदम से भरभरा के गिर जा रही है, इन सारी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। चलें देखते हैं सर। Have you ever read about the blocking of routes to Srinagar or disruptions of rail services by stone falling on the Konkan railway track? It happens due to landslide, which is the rapid sliding of large mass of bedrocks. तो ये खबरें तो आपने भी कई बार सुनी होंगी। हिमालय का जो इलाका है या फिर हिमालयन आपका जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर ये खबरें बार बार आती हैं। उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश से, या फिर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से इस तरीके की खबरें आती रहती हैं कि एक फलाना जो आपका हाईवे है ब्लॉक हो गया है, जम्मू श्रीनगर हाईवे ब्लॉक हो गया, या फिर
असम की तरफ जाने वाला हाईवे ब्लॉक हो गया, या फिर उत्तराखंड में फलाना फलाना जो देहरादून तक का हाईवे था वो ब्लॉक हो गया है। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड्स आ गए हैं, यहाँ पे भूस्खलन हो गया है, ज़मीन वगैरह काफ़ी ज़्यादा सरक गई है, दरक गई है, और इसके चलते जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह आ गया। तो इस तरीके की कई बार आपने खबरें वगैरह सुनी होंगी कि ज़मीन दरकने, आपका ज़मीन वगैरह में इस तरीके का भूस्खलन होने से या फिर आपका लैंडस्लाइड वगैरह आने के चलते ब्लॉकिंग वगैरह हो गई है। अब ये जो लैंडस्लाइड है बेसिकली, इसको अगर हम लोग 2-4 शब्दों में डिफाइन करना चाहें, बहुत सामान्य लैंग्वेज में बोलना चाहें, तो बड़े बड़े जो आपके रॉक्स वगैरह हैं, अगर वो स्लाइड कर कर एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े अगर रॉक्स या फिर बोल्डर्स और इस तरीके के जो आपके पत्थर हैं, बेड रॉक्स वगैरह, अगर एकदम से स्लाइड करके एक से दूसरी जगह अगर शिफ्ट होते हैं, तो इसको जो है लैंडस्लाइड बोला जाता है। ये जो चीज़ है लैंडस्लाइड कहलाती है। Disasters due to landslides are in general far less dramatic than due to the earthquake, volcanic eruption, tsunami and cyclones, but their impact on the natural environment and national economy is in no way less severe. तो इसमें तो देखिए कोई शक की बात नहीं है कि जो आपके लैंडस्लाइड्स हैं वो उतना ज़्यादा बड़े एरिया पे इम्पैक्ट नहीं डालते जितने बड़े एरिया पे वोल्केनिक इरप्शंस या फिर अर्थक्वेक या फिर सुनामी या साइक्लोन इम्पैक्ट डालते हैं। मगर फिर भी अगर आप देखोगे तो नेचुरल एनवायरनमेंट पे इनका जो असर है वो तगड़ा ही देखने को मिलता है। नुकसान ये नेचुरल एनवायरनमेंट को अच्छा खासा करते हैं, प्लस नेशनल इकोनॉमी का भी अच्छा खासा नुकसान करते हैं। अब जैसे इस इलाके में देखिए लैंडस्लाइड आया तो इतने इतने इलाके में जो है पत्थर या फिर जो भी मिट्टी वगैरह है वो सरक गई या दरक गई और इस पूरे इलाके में फैल गई। अब इसके बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इसने जो है जान माल का नुकसान नहीं किया है, नो डाउट अबाउट दैट, कि अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया होता तो बहुत बड़े एरिया पे इंपैक्ट डालता, अगर यहाँ पर कोई और चीज़ हुई होती तो बहुत बड़े एरिया पे उसका इंपैक्ट पड़ता, मगर यहाँ पर ये बहुत छोटे एरिया में कन्फाइंड है, इसने बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं किया। मगर तो कुल मिलाकर इस बात में तो कोई शक नहीं है, इस बात में कोई मतलब डाउट की बात नहीं है कि इसने उतना ज़्यादा नुकसान जो है इसके जो आपके हमने पहले इसके जो डिजास्टर्स पढ़े थे, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी या साइक्लोन, उतने बड़े लेवल पर ड्रामेटिक डिजास्टर्स तो इसने नहीं मचाए। ये उन सब के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लेस सीवियर है, बट फिर भी नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर इसका असर और नेशनल इकोनॉमी के ऊपर इसका असर जो है किसी तरीके से कम नहीं पड़ता। कैसे, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अनलाइक अदर डिजास्टर्स दैट आर सडन, अनप्रेडिक्टेबल एंड आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय द मैक्रो और रीजनल फैक्टर्स, लैंडस्लाइड्स आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय द हाईली लोकलाइज्ड फैक्टर। एक बात जो और अपने को ध्यान में रखनी है कि इसके पहले के जनरल जो डिजास्टर्स हमने पढ़े थे वो आपका रीजनल फैक्टर्स पे डिपेंड करते थे, वो पूरे के पूरे क्षेत्र में आपका क्या किस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, किस तरीके की सर्कमस्टांसेस हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते थे। अगर लैंडस्लाइड्स की बात की जाए तो ये किसी पर्टिकुलर रीजनल एरिया में होने वाली एक्टिविटीज पे उतना डिपेंड नहीं करता, ये लोकलाइज्ड फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। लोकल फैक्टर जो इलाका है वहां पे किस तरीके की चीजें हो रही हैं, इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। हेंस गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ लैंडस्लाइड इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट ऑल्सो इमेंसली intensive. It is always difficult to define in a precise statement and generalize the occurrence and behavior of a landslide. तो जब हम लोगों ने ये बोल ही दिया है कि भाई दूसरे जो आपके डिजास्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में होने वाली एक्टिविटीज वगैरह के बेसिस पर जो है प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, या पर्टिकुलर रीजन में होने वाली एक्टिविटीज आपका उनके लिए डिपेंड करती हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन पर्टिकुलर डिजास्टर्स के होने के पीछे। ये बात लैंडस्लाइड्स के लिए नहीं कही जा सकती। लैंडस्लाइड्स एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो चीजें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना और उसके बेसिस पे फिर इसकी पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट करना कि भाई यहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, यहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, यहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है, बहुत मुश्किल काम है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर इस तरीके के इलाके आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया तो हर एक के लिए फिर आपको इंडिविजुअल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एक इलाके में जो एक्टिविटीज हैं जिसके चलते लैंडस्लाइड आ रहा है, जरूरी नहीं है कि उसी तरीके की एक्टिविटीज दूसरे इलाके में भी हो जिसके चलते वहां पर लैंडस्लाइड है। तो हर एक जगह के अपने फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिफाइन करना एक प्रिसाइज स्टेटमेंट या फिर एक जनरलाइज आपका पैटर्न जो है डिटरमाइन करना, जिसके बेसिस पे लैंडस्लाइड की अकरेंस को या फिर लैंडस्लाइड के बिहेवियर को डिटरमाइन किया जा सके। ये सारी बातें एक जैसे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लॉ या फिर एक तरीके की थ्योरी इसके लिए नहीं दी जा सकती। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन कैजुअल रिलेशनशिप्स विद द कंट्रोलिंग फैक्टर्स लाइक जियोलॉजी, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, स्लोप, लैंड यूज, वेजिटेशन कवर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ जोन्स। अब हालांकि इसमें भी जो है कई सारे अब जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, एग्जैक्टली अपने पास में एम्पेरिकल लॉज नहीं है कि भाई ये चीज़ हुई थी तो इसके कारण ऐसा हुआ तो फिर इसके चलते लैंडस्लाइड आ गया, मगर जो एक पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है
ऑब्जर्वेशन है और बाकी सारे जो फैक्टर्स या डाटा अपने पास हैं, उस सब के बेसिस पे अपन ने इंडिया को भी जो है कई सारे जोन्स में डिवाइड किया है लैंडस्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो जोन है वो है वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन। ये हाईली अनस्टेबल रिलेटिवली यंग माउंटेनियस एरियाज इन द हिमालय एंड द अंडमान एंड निकोबार, हाई रेनफॉल रीजन्स विद स्टीप slopes in the western Ghats and Nilgiris, the northeastern regions, along with areas that experience frequent ground shaking due to earthquake, etc., are the areas of intense human activities, particularly those related to construction of road, dams, etc., are included in this zone. तो सबसे पहला कि भाई बहुत हाईली वल्नरेबल जोन जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, जहाँ पे आपको यंग माउंटेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे हिमालयाज हो गए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए, या फिर वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल देखने को मिलता है और स्लोप्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा स्टीप हैं, जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा खड़ी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स वगैरह में, और ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस आपके अर्थक्वेक्स वगैरह आते हों एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी बड़ी मात्रा में चल रही हूँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही हूँ, रोड्स बनाए जा रहे हों, डैम्स बनाए जा रहे हों, इस तरीके के एरियाज़ को वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरे आते हैं हाई वल्नरेबिलिटी जोन, areas that have almost similar conditions to those included in the very high vulnerability zones are also included in this category. The only difference between these two is the combination intensity and the frequency of the controlling factors. All the Himalayan states and the states from the northeastern regions except the plains of Assam are included in the high vulnerability zone. तो हम लोगों ने पहले वाले में देखा वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, जो आपके यंग माउंटेन्स हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे खूब बारिश हो रही हो और स्टीप स्लोप देखने को मिलता हो, यहाँ पे आपके फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स वगैरह आते हो या फिर आपका हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन इलाकों में हो और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ बड़े लेवल पर चल रही हो। अब एग्जैक्टली इन्हीं कंडीशंस वाली जगहों को हमने हाई वल्नरेबिलिटी जोन में भी रखा है, बस फ़र्क इतना है या फिर एक जो बेसिक डिफरेंस है इज ऑफ द या फिर जो बेसिक डिफरेंस है वो इतना है कि वो सारे के सारे फैक्टर्स जो इस जगह पे हाई इंटेंसिटी वल्नरेबिलिटी जोन बना रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तो वो उनको फिर हम लोग हाई इंटेंसिटी की जगह सिर्फ हाई वल्नरेबिलिटी जोन जो है उसकी कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है जी। अब जितने भी आपके हिमालयन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इलाके हैं, असम का जो प्लेन इलाका है या फिर मैदानी इलाके हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितना भी आपका हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उनको हम लोग हाई वल्नरेबिलिटी जोन्स में रखते हैं। इसके बाद में मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन के इलाके हैं, तो वो इलाके जहाँ पे कम बारिश होती है, जैसे कि ट्रांस हिमालयन एरियाज हो गए, लद्दाख और स्पीति का जो इलाका हो गया हिमाचल प्रदेश में, अनड्यूलेटेड येट स्टेबल रिलीफ एंड लो प्रेसिपिटेशन एरियाज इन अरावली, रेन शैडो एरियाज इन द वेस्टर्न इन द ईस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो एक्सपीरियंस ओकेशनल लैंडस्लाइड्स। अब तीसरे वो जहाँ पे मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन है वो कौन से इलाके हैं? एक बेसिक फैक्टर है कि यहाँ पे जनरली कम बारिश होती है, जहां पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होता है वहां पे लैंडस्लाइड्स के खतरे कंपैरेटिवली कम होते हैं। एग्जांपल के लिए ट्रांस हिमालय का इलाका हो गया, इसके अलावा लद्दाख और लाहौल स्पीति का जो स्पीति है ये हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद में आपका अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसके कुछ इलाके जनरली नहीं होता मगर कई जगहों पर वहां पे भी लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिसके चलते वहां प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के रेन शैडो एरियाज और दक्कन प्लेट्यू का कुछ पोर्शन वगैरह, ये भी इलाके ऐसे हैं जहां पे ओकेशनल लैंडस्लाइड्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। चल तो अब अगला जो आता है वो है लैंडस्लाइड ड्यू टू माइनिंग एंड सब्सिडेंस आर मोस्ट कॉमन इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला। अब ये तो खैर अपने इसके पहले जो बात करी थी वो नेचुरल फैक्टर्स की थी, ह्यूमन फैक्टर्स भी काफ़ी हद तक जो है लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी जगहों पर जहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में माइनिंग हो रही हो या फिर काफ़ी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हो रही हो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में, यहाँ पर आपको लैंडस्लाइड की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे झारखंड की बात करें, कोयले के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में माइनिंग की जाती है। उड़ीसा में कई सारे आपके खनिज हैं उनकी माइनिंग होती है। छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरला, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ या माइनिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। देन अदर एरियाज़ में जो है इंडिया के जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग का एक जिला आप छोड़ दो तो असम, जिसमें कार्बी आंगलोंग का जिला आप छोड़ दो, और कोस्टल रीजन्स वगैरह जो है सदर्न एरिया के, दे आर सेफ एज फार एज लैंडस्लाइड्स आर कंसर्न। तो मोर और लेस ये सारे के सारे इलाके जो हैं सेफ हैं। पश्चिम बंगाल में एक दार्जिलिंग हो गया, असम में कार्बी आंगलोंग, दो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसके अलावा बाकी पूरा असम और पश्चिम बंगाल भी सेफ है, और बाकी रीजन्स जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी,
बिहार, ये सारे हैं, और साउथ का जो इलाका है, कोस्टल रीजन्स वगैरह हैं, ये लैंडस्लाइड वगैरह के रिस्पेक्ट में सेफ समझे जाते हैं। लैंडस्लाइड्स हैव रिलेटिवली स्मॉल एंड लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, बट रोड ब्लॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स एंड चैनल ब्लॉकिंग ड्यू टू रॉक फॉल हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस। डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्स ड्यू टू लैंडस्लाइड्स कैन ऑल्सो लीड टू फ्लड्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जो बात मैंने आपको थोड़ा स्लाइड्स पहले बताई थी कि लैंडस्लाइड्स कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत बड़े एरिया पे इंपैक्ट नहीं डालते हैं, बट फिर भी अगर आप इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप नेशनल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नुकसान उतना ही ज़्यादा होता है, चाहे वो बड़े एरिया में जान माल का खतरा ना कर रहे हो। देखिए होता क्या है, जब लैंडस्लाइड आएंगे तो इसके चलते आपकी जो रोड ब्लॉक्स होगा, अब रोड ब्लॉक होगा तो उतने वक्त के लिए जाम लगेगा और सबको हटाने में फिर काफ़ी एक्टिविटी होगी, उसके बाद फिर वो जाम क्लियर करवाना होगा। अब कई सारी क्रिटिकल चीज़ें एक से दूसरी जगह पहुंचानी है, उसका नुकसान हो गया। कोई अगर माल आप एक से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हो, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी या किसी भी तरीके की चीज़ का, उसमें डिले होगा तो ये इकोनॉमिक लॉस हो गया। इसके अलावा रेलवे की अगर लाइन है या रेलवे की पटरियाँ या इस तरीके की चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होता है तो उनको फिर ठीक कराने में वक्त लगेगा, तब तक के लिए उस पूरे इलाके का जो ट्रैफिक है और बाकी सारी चीज़ें वो बहुत सीवियरली इंपैक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस होते हैं। कई बार लैंडस्लाइड के चलते आपकी जो नदियां हैं वो अपने रास्ते बदल लेती हैं, उसके चलते फिर फ्लडिंग हो जाती है। कई जगह पे फ्लडिंग हो गई तो उसके चलते आपका लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। इट ऑल्सो मेक्स स्पेशियल इंटरेक्शन डिफिकल्ट, रिस्की एज वेल एज कॉस्टली अफेयर, विच इन टर्न एडवर्सली इम्पैक्ट्स द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन दिस रीजन। अब किसी जगह पे अगर लैंडस्लाइड आया और रोड एक्टिव अगर लेट से वहाँ की ब्लॉक हो गई और वहाँ तक पहुँचने का तरीका सिर्फ रोड ही थी, तो फिर आप दूसरा तरीका जिसकी मदद से वहाँ पे चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं जब तक रोड पूरा क्लियर नहीं होता, वो है कि आप हेलीकॉप्टर या हवाई मार्ग से सामान पहुँचाओ। अब अगर आप हेलीकॉप्टर या इन सब चीज़ों से सामान पहुँचाओगे तो उसकी फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर वो पूरा जो एक प्रोसेस है वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। आप इन सब चीज़ अगर कमर्शियल लेवल पे करें इन सारी चीज़ों को तो इसके चलते लोगों को वहाँ पे फिर सामान महंगा मिलेगा और वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर भी असर पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं होती हैं और इन सब चीज़ों के चलते लैंडस्लाइड भी अपने आप में एक डिजास्टर बन जाता है। तो सवाल अगला है कि फिर इसका करें क्या, इसका मिटिगेशन किस तरह से किया जाए, अब उस पर बात करते हैं। तो मिटिगेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं सर। It is always advisable to adopt area-specific measures to deal with landslides. Restriction on constructional and other developmental activities such as roads and dams, limiting agriculture to valleys and areas with moderate slopes, and control on the development of large settlements in the high vulnerability zone should be enforced. तो अब क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लैंडस्लाइड में जनरली जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं या जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वो लोकल फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो इसलिए लैंडस्लाइड्स के मिटिगेशन की जब भी बात आती है ये एडवाइजेबल है कि आप एरिया स्पेसिफिक जो है मेजर्स बनाओ। किसी एक पर्टिकुलर इलाके में अगर लैंडस्लाइड आ गया तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या उसको रोकने के लिए हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आप इसके हिसाब से प्लानिंग बनाओ। पूरे देश में अगर लैंडस्लाइड की परिस्थिति है तो उसके लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक जगह की लैंडस्लाइड्स की कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस जो उसको ड्राइव करेंगी वो अलग हो जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंस्ट्रक्शनल एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सच एज रोड्स एंड डैम्स, लिमिटिंग एग्रीकल्चर टू वैलीज एंड एरियाज विद मॉडरेट स्लोप्स, एंड कंट्रोल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेटलमेंट्स इन द हाई वल्नरेबिलिटी जोन शुड बी इन्फोर्स्ड। अब वो इलाके जहां पे अपन ने देख लिया कि यार वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई है या फिर बहुत हाई है, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि वहां पर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना है। पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग अगर रहते हैं तो कुछ उनकी सुविधा का भी ख्याल रखना पड़ेगा, मगर फिर यहाँ पर अब आपको इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इस तरह से करवाई जाएं कि बहुत ज़्यादा जो है, या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इस तरह से करवाई जाएं, रोड्स बनवाने हैं, डैम्स बनवाने हैं, जो भी चीज़ें करवानी है इस तरह से किया जाए कि वहाँ के इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा, अगर आपने एग्रीकल्चर करना है वहाँ पर तो एग्रीकल्चर पहाड़ी इलाकों के फिर वैलीज़ में करवाया जाए, या ऐसी जगहों पर जहाँ पे स्टीप स्लोप ना हो, यहाँ पे मॉडरेट स्लोप्स हों, ऐसी जगहों पर अगर आप इन सब करवाओगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद लार्ज लेवल पर आप लोगों को यहाँ पे सेटल ना करवाओ वल्नरेबिलिटी जोन्स में, या फिर हाई जो आपके रिस्क वाले जोन है वहाँ पे ज़्यादा लोग सेटल डाउन ना हो, इस बात को भी आपको ध्यान में रखवाना है, इसको भी इन्फोर्स करवाना है। ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा दिस शुड बी सप्लीमेंटेड बाय सम पॉजिटिव एक्शंस लाइक प्रमोटिंग लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। इसके साथ ही साथ अब ऑब्वियस सी बात है, पेड़ अगर आप काटोगे किसी भी जगह से तो उसका नुकसान होगा। तो अगर ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन के चलते लैंडस्लाइड्स के खतरे बने हैं तो फिर इन इलाकों में एफॉरेस्टेशन यानी कि बड़े लेवल पर वृक्षारोपण करवाया जाए, पानी को रोकने के लिए कुछ रिजर्वायर्स वगैरह बनवाए जाएँ। टेरेस फार्मिंग जो है इन इलाकों में इनकरेज करनी चाहिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में होती है। झूमिंग जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है, झूम कल्टीवेशन में यह है कि जंगल के एक हिस्से को आग लगा दी और फिर वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, तो उसकी जगह पे टेरेस कल्टीवेशन जो है इसको
प्रमोट किया जाना चाहिए, उससे भी लैंडस्लाइड्स वगैरह को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और हम लोग ब्रॉड वे में बात करेंगे। Disasters due to cyclones, unlike the ones caused by earthquake, tsunami and volcanic eruptions, are more predictable in terms of the time and place of occurrence. साइक्लोन्स वगैरह के बारे में एक ये बात तो है कि अगर साइक्लोन बनता है, कहीं पर अगर चक्रवात आ रहा होता है तो अपने को पहले से खबर लग जाती है। सुनामी और अर्थक्वेक के बारे में तो हम उतना नहीं कह सकते, वॉल्केनिक eruptions के बारे में उतना नहीं कह सकते, मगर अगर कहीं पर साइक्लोन्स वगैरह अगर बन रहे हैं तो उनको फिर हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आएंगे, कहाँ हिट करेंगे, कितने वक्त में हिट करेंगे, इन सारी बातों के बारे में हमारे पास में आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसका हिसाब किताब लगा सकते हैं। और बाकी जो टेक्निक्स डेवलप हुई हैं सबकी मदद से हम लोग साइक्लोन्स के बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते हैं, कितनी इंटेंसिटी के हैं, किस डायरेक्शन में है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ में है। अब ये सारी चीज़ों के बारे में अगर अंदाज़ा है तो फिर जाहिर सी बात है इन सब के चलते हम लोग साइक्लोनिक हज़ार्ड्स को एक बड़े एक्सटेंट तक हैंडल कर सकते हैं। एंड इन सब बातों को अब ऑब्वियस सी बात है उसको रोक तो पाएंगे नहीं, तो फिर आप करें क्या हैंडल करने के नाम पे। अब आपको पहले से जब अंदाज़ा है कि साइक्लोन कहाँ तक आएगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग साइक्लोन हज़ार्ड से बचने के लिए साइक्लोन शेल्टर्स बना सकते हैं, एम्बैंकमेंट बना सकते हैं, डाइक्स बना सकते हैं, रिजर्वायर बना सकते हैं, बड़े लेवल पर एफोरेस्टेशन कर सकते हैं जिससे कि इसकी स्पीड जो है विंड्स की वो कम हो जाएंगी और इसके चलते हमारा जो डैमेज है वो मिनिमाइज होगा। साथ ही साथ इंक्रीज इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एक्सेट्रा इन सक्सेसिव storms is largely due to the high vulnerability of their population residing in the coastal area। अब हर बार जब इस तरीके के जो आपके storms आते हैं, हर बार इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो इसमें इसके चलते इतने बड़े लेवल पर इंडिया हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार ऐसी जगहों पर इतना नुकसान होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कोस्टल इलाकों में बड़ी मात्रा में लोग जो हैं हमारे रहते हैं और ये बहुत बुरी तरह से वल्नरेबल है। तो एक ये भी चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोस्टल इलाकों से लोगों को अगर हो सके तो हम लोग थोड़ा दूर रखें, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करवाया जाए, इस पर भी थोड़ा ध्यान हमको देना चाहिए। अब इसी सब रिस्पेक्ट में एक बिल पास हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। The Disaster Management Bill 2005 defines disaster as a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence affecting any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence, which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of environment and is of such nature or magnitude such as to be beyond the coping capacity of community of the affected areas। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 ने डिजास्टर को डिफाइन किया है कैटास्ट्रोफ के तौर पे, एक मिसहैप के तौर पे, एक कैलेमिटी के तौर पर या एक ग्रेव अकरेंस के तौर पर जो किसी एरिया को इफेक्ट करता है, जिसके होने के पीछे की वजह नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन की मदद से भी हो सकती है, या फिर किसी एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट भी कोई चीज़ हो सकती है, बाय नेग्लिजेंस भी जो है ये चीज़ हो सकती है। मगर अल्टीमेटली इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में बड़ी मात्रा में सब्सटेंशियल लॉस होगा ह्यूमन लाइफ का, सफरिंग होगी, बहुत बड़ी मात्रा में डैमेज और डिस्ट्रक्शन होगा प्रॉपर्टी वगैरह का और एनवायरनमेंट वगैरह को, और इतने बड़े लेवल पर चीज़ें ख़राब होंगी कि जिनको कोप करना जनरली किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बस के बाहर हो जाएगा जो अफेक्टेड एरिया में है। जिसको भी नुकसान हुआ है वो उसको फिर अकेले कोप अप नहीं कर पाएगी। तो इस सारे डिस्कशन वगैरह के बेसिस पे कुल मिलाकर हम लोग एक बात तो कंक्लूड कर सकते हैं कि डिज़ास्टर जो हैं चाहे नेचुरल हों चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में हो, मगर इन सारे हज़ार्ड्स जो या फिर जितने भी हज़ार्ड्स वगैरह हैं इनको या नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह को रोकने की अपने को जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके इनको अवॉइड करने की, इनको एलिमिनेट करने की कोशिश हमको करनी चाहिए जहाँ तक हम लोग कर सकें। अब जहाँ पे नहीं कर सकते वहाँ पे फिर बेस्ट ऑप्शन मिटिगेशन है, उनसे बचना है और प्रिपेयर्डनेस अपनी रखना है, उनके लिए प्रिपेयर होना है। अब 3-4 स्टेजेस वगैरह हैं डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट वगैरह की, थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद में फिर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है जो मिटिगेशन और मैनेजमेंट वगैरह के रिस्पेक्ट में, वो है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर, प्रिपेयरिंग वल्नरेबिलिटी जोनिंग मैप एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस डिजास्टर प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड अदर स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन द वल्नरेबल एरियाज। तो पहली चीज़, आपको डिजास्टर अभी आया नहीं है मगर बार बार आता रहता है इस इलाके में डिजास्टर, इस तरह एक लैंडस्लाइड होती रहती हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं, साइक्लोन हिट करते रहते हैं, फ्लडिंग होती रहती है। तो फिर पहले तो उसका डाटा आप इकट्ठा करें और उसकी मदद से फिर इसके पैटर्न्स को समझें, इस डिजास्टर किस तरीके से आता है, कब हिट करता है, सबसे ज़्यादा जो है आपकी चांसेस किस वक्त में, सबसे ज़्यादा कौन से इलाके में रहने वाले लोग इफेक्ट होंगे। अकॉर्डिंगली आप वल्नरेबिलिटी जोनिंग जो है उसके मैप्स बना सकते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि भाई आप
क्या क्या आपने कदम उठाने हैं ताकि इसके इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा ये किया जा दूसरे स्टेप्स वगैरह भी लिए जा सकते हैं, आपके डिज़ास्टर प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस की जा सकती है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। अगर डिज़ास्टर आ गया तो उसके केस में क्या करेंगे, वल्नरेबल एरियाज वगैरह के केस में। तो पहला काम तो ये किया जा सकता है। दूसरा ये, ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सच एज इवैक्यूएशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर्स एंड रिलीफ कैंप्स, सप्लाई ऑफ वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिकल एड्स एक्सेट्रा शुड बी डन ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। अब अगर कभी डिजास्टर आ गया तो फिर इस केस में हमकी जो प्रायोरिटी है कि हमको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों को जो है हमको वॉर फुटिंग पे करना है, वो उसकी आपकी प्रायोरिटाइजेशन जो है पहले से होना चाहिए और लोगों को आपको उसके लिए ट्रेन करना होगा। जैसे कि NDRF वगैरह हो गई, नेशनल डिजास्टर रिलीफ एंड मैनेजमेंट रेस्क्यू फोर्सेज वगैरह हो गई, इनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो आपको सबसे पहले इवैक्यूएशन करना है, जिन लोगों को इवैक्यूएट कराया गया इनके लिए कंस्ट्रक्शन करना है, शेल्टर्स वगैरह का, रिलीफ कैंप लगाने हैं, पानी और खाने की सप्लाई वगैरह करनी है, मेडिकल एड्स वगैरह और क्लोथिंग की व्यवस्था करनी है, और ये सारी चीज़ें इमरजेंसी बेसिस पे करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो निकल कर आता है। तीसरा, जब डिजास्टर गुजर गया है तो उसके बाद में क्या करना है, तो पहले डिजास्टर आने के पहले की तैयारी, जब डिजास्टर आ गया है तब क्या हो रहा है, और तीसरा, पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशंस शुड इन्वॉल्व रिहैबिलिटेटिंग एंड रिकवरी ऑफ विक्टिम्स। इट शुड ऑल्सो बी कंसंट्रेटेड ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑर्डर टू कोप अप विद फ्यूचर डिजास्टर इफ एनी। अब एक बार जब डिजास्टर गुजर गया तो उसके बाद जिन लोगों को रेस्क्यू किया था उनको फिर से आपने रिहैबिलिटेट करना है, और जो विक्टिम्स वगैरह जो खो गए हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, उनकी रिकवरी करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसके अलावा आपको कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उस पर भी फोकस करना है ताकि आने वाले वक्त में फिर इस तरीके के डिजास्टर्स वगैरह को डील किया जा सके, इस तरीके के डिजास्टर्स को हटाया जा सके। आप इंडिया जैसे देशों की बात की जाए जहां पे एक बहुत बड़ा एरिया जो है, ज्योग्राफिकल एरिया, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन वल्नरेबल है डिजास्टर्स के लिए, वहां पर इस तरीके की चीज़ें अपने आप में एक रामबाण है, एक पैनिकिया है और सिग्निफिकेंट हैं अगर हम इस तरीके की चीज़ें कर कर चलें। इसका फ़ायदा भी देखने के लिए मिलता है, जैसे साइक्लोन्स वगैरह के केस में उड़ीसा में काफ़ी काम किया गया है। तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो साइक्लोन्स कितने भी तगड़े आते हैं, पर फिर भी कंपैरेटिवली 20 साल पहले, 25 साल पहले जो नुकसान होता था उसके कंपैरिजन में आज होने वाले नुकसान को हमने मिनिमाइज कर लिया। Introduction of Disaster Management Bill 2005 and establishment of National Institute of Disaster Management are some of the examples of positive steps taken by the Government of India। तो ये जो बात है कि ये सारी चीज़ें अगर की जाएंगी तो ये हिंदुस्तान के जैसे देशों के लिए एक रामबाण इलाज, एक पैनाकिया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लाया गया 2005 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की गई है। कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो लिए गए थे भारत सरकार के द्वारा, एंड इसकी मदद से आज की तारीख में काफ़ी हद तक हमको सफलता भी जो है हासिल हुई है, काफ़ी हद तक जो है हम लोग सफलता हासिल कर पाए हैं अपने इन सारे के सारे जो डिज़ास्टर्स हैं इन सबको मिटिगेट करने में और हमारे जो डैमेजेस एंड लॉसेस ऑफ लाइफ हैं उनको मिनिमाइज करने में। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन, एज वेल एज ये चैप्टर भी जो है अपना यहाँ पर समाप्त होता है। इसका जो वन शॉट रिवीजन या फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो हम कर रहे थे उसका सेकंड एंड फाइनल पार्ट यहाँ पे अपना कंक्लूड होता है। तो इसी के साथ में सेशन भी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बस एंड करने के पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सेशन की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। तो अगला सवाल आप ये पूछ सकते हो कि भाई ये कंटेंट आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो इसका जवाब ये है कि ये सारा का सारा कंटेंट 3 तरह से देखा जा सकता है। एक तो आप इसे अपने हमारा जो यूट्यूब का चैनल है आप उस पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा आप इसको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और तीसरा आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स का जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन, आपके टैबलेट, आपके पीसी तीनों पर एक्सेसिबल है, तीनों पर ये कंटेंट चल जाएगा। इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो नोट्स भी जो हैं हार्ड कॉपी बुक्स और सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है। इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। तो जितना हो सके इस वेंचर का फ़ायदा उठाएं और इसकी मदद से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को भी अच्छे से अच्छा करें, इन्हांस करें, साथ ही साथ अपना नॉलेज एक्यूमुलेशन जो है उसको भी बेटर से बेटर बनाएं। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब इसके बाद वाले चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।